Assalamu alaikum all. Hope you all are fine. Am I audible to all of you? So I welcome all of you in the हेलो, second अस्सलाम session वालेकुम। of आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी आवाज़ आ रही है। हेलो। जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। I hope you all are fine. So your mics are open now. You can ask for any queries in the session and we will start in just 2 minutes. Thank you so much all. मैं सभी कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं यहाँ पे? सर मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ चुके हैं। अब हम 1-2 मिनट और इंतज़ार कर लेते हैं, नहीं तो आप कर दें स्टार्ट। ठीक है। अच्छा, पिछला सेशन किसने नहीं लिया था, ज़रा हैंड रेज़ करें अगर कोई है ऐसा तो। अब्दुल्ला हुसैन। कितने हैं वो, मैं से गिन के बताना मुझे। टोटल 4 एक सेकंड। स्टूडेंट्स हैं। टोटल 4 हैं, अच्छा ठीक है। अ, अच्छा, आपने स्लाइड्स तो देखी होंगी पिछली जो मैंने शेयर कर दी थी। ये जिन्होंने नहीं लिया वो ज़रा बताएं ज़रा, उन्होंने स्लाइड्स देखी हैं? अच्छा, तो आज मेरा जो प्लान है शुरू में तो वो इस तरह है कि एक सेकंड। अच्छा, तो मैं कह रहा था कि आज का मेरा जो प्लान है ना वो इस तरह है कि जो हमने पिछले अपने लेक्चर में थोड़ा सा नहीं सीखा था ना, हम थोड़ा सा पहले ना उसको प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे यानी आपने यानी कितना उसको लर्न किया है। तो आपके एक दफ़ा जो आपकी पिछली स्लाइड्स हैं उनको रिवाइज कर लें और कोई भी एक सैम्पल प्रॉम्प्ट आपने ना लिख के इधर मैसेज में आपने लिखना है। जो पीछे जो स्ट्रक्चर्स मैंने बताया था ना, उसका जो पैटर्न्स बताए थे उनके ऊपर एक प्रॉम्प्ट आपने डिज़ाइन करना है, किसी भी चीज़ के ऊपर, कुछ भी करवाया हो, ठीक है? सिंपल सा जिसमें स्ट्रक्चर यानी वो फ़ॉलो किया गया हो। मैंने बस वो स्ट्रक्चर देखना है और किसी भी कुछ भी आप ना एआई से वो प्रॉम्प्ट आप लिखवा रहे हो, तो वो प्रॉम्प्ट एक सैंपल प्रॉम्प्ट आपने ना इधर मैसेज में आपने कहते हैं टाइप करें और फिर हम आगे आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये आपके पास 10 मिनट्स हैं, 5 मिनट्स आप रिवाइज़ कर लें और 5 मिनट्स में अपना अपना जो प्रॉम्प्ट है ना वो फॉर्मेट करके इधर शेयर करें। समझ लग गया सबको? जी सर। ओके। आपके पास मौजूद है और उसके प्रॉम्प्ट के जो है और तो खुद से ज़रा कोशिश करें उस स्ट्रक्चर के ऊपर ना आप एक प्रॉम्प्ट आप लिखने की कोशिश करें और किसी भी चीज़ के कुछ भी कोई भी टास्क, लेकिन वो प्रॉम्प्ट आपने ना इधर भेजना है। जो भेजेगा उसकी अटेंडेंस लगेगी और जो नहीं भेजेगा ना उसकी नहीं लगेगी। जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं भी लिया था ना वो भी क्या कहते हैं पीछे ना वो स्लाइड्स को अच्छी तरह खोल के देखें और कोशिश करें कुछ ना कुछ लिखने की। बाकी अब मेरे ख्याल में 5:15 पे मैं आता हूँ, फिर मैं ना आपको चेक करता हूँ। Yes, Hassan Abdal.
सॉरी, गलती से हो गया था।
तो जो लोग न्यू ऐड हुए हैं उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हमारी असाइनमेंट ये है कि हमने एक प्रॉम्प्ट लिखना है और उसे मैच करना है। यहाँ पर चैट बॉक्स में प्रॉम्प्ट जो है हमने इस लेक्चर जो है उसमें जो स्ट्रक्चर है और जो ऑप्शंस को अच्छी तरह माइंड करके उसके बाद हमने एक प्रॉम्प्ट लिखना है और उसे यहाँ पर मैसेज कर देना है चैट बॉक्स में।
अच्छा, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी सारे लोगों ने भेजा है, तो मैं ज़रा इसको रिव्यू करता हूँ। बाकी जिसने नहीं भेजा अभी तक वो भेजे, क्योंकि यहाँ पे आपका मार्क होगा, यानी जिसने भेजा ना उसका नेम उमैर साहब मार्क करते हैं, जो जिसने भेजा ना सबके नेम, यानी जी मैं नोट कर रहा हूँ साथ साथ। हाँ ठीक है। तो जिसने नहीं भेजा वो मेरे रिव्यू करते करते भेज दे, यानी नीचे तक जब तक मैं जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं भी लिया था फिर भी आप मैंने भेज दो, ये ना कुछ लिख के जो आपको समझ लग रही है। ओके, तो सबसे पहले आपके पास सबसे पहले भेजा ही मेरे पास जो शो हो रहा है वो हसन अब्दाल। हसन अब्दाल आपने लिखा है यू आर अ BMW डिजाइन इंजीनियर। ओके, explain how to calculate and apply proper torque for a nut in a V6 engine. Process include material choice, stress analysis, FEA and quality control. अब हसन अब्दाल आप मुझे ज़रा इसमें बताओ कि आपने वो आउटपुट फॉर्मेट कहाँ दी है, ठीक है। सर थोड़ा सा दोबारा बता दें क्या पूछ रहे हैं सर। ये अपना जो प्रॉम्प्ट लिखा है आपने ज़रा इसको एक्सप्लेन करो, इसमें कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पे है। सर ये सर स्ट्रक्चर किस किस लिहाज से बोला स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, ये नीचे प्रॉम्प्ट्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर मेंशन किया है उन्होंने। जी जी सर, मैंने जो है वो टूल को उसको बताया है ना कि भाई आप जो है वो एज अ डिज़ाइन इंजीनियर मुझे ये बताओ कि नट में अच्छा टॉर्क, हम नट में टॉर्क कैसे यानी कैलकुलेट करेंगे। अच्छा। जी सर, असल में इंजन में ना टॉर्क ज़्यादा मैटर करता है क्योंकि हमें इंजन में परफेक्शन चाहिए होती है क्योंकि ठीक है, मैं वैसे आपको अंडरस्टैंडिंग हुई है इस बात की कि नहीं। तो जी सबसे जी पहले जो स्ट्रक्चर था वो जरा रिपीट करो जो पिछली स्लाइड्स में। जी जी सर, उसमें यही है कि आप किसी भी टूल को पहले बताते हो कि भाई आप इस तरह बिहेव करें कि आप वो ओके, हैं, मतलब जैसे कि अगर हाँ एक मिनट एक रुक दो, हाँ ठीक है। जैसे कि मैंने अच्छा उसको कहा कि भाई आप ठीक है ठीक ऐसे है ठीक है ऐसे हसन, ठीक है मैं ऐसे बताता हूँ आपको। जी जी आपकी जो पिछली स्लाइड है ना, स्लाइड नंबर 16 आपका प्रीवियस स्लाइड्स में से, ठीक है, जी उसमें आपको एक मैं शेयर भी कर देता हूँ यहाँ पे ना, एक मिनट रुको, एक मिनट। मेरे पास बहुत कुछ खुल गया है। ओके सो share screen and window, this window, okay. स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर था हमारा, ठीक है ना। रोल पर्सोना, बेसिकली मैं ये चीज देखना चाह रहा था, ठीक है ना। रोल पर्सोना, कॉन्टेक्स्ट, टास्क इंस्ट्रक्शन, फॉर्मेट, आउटपुट का, कंस्ट्रेंट्स एंड एग्जांपल्स। तो आपसे जब मैं प्रॉम्प्ट पूछ रहा था ना, तो वो मैं इन बेसिस के ऊपर आपसे ना पूछ रहा था, ओके ठीक है। जी सर अब आपने जो प्रॉम्प्ट नहीं है आपका है, ठीक है ना, यू आर अ BMW डिजाइन इंजीनियर, ठीक है ना। यस ठीक है, यानी ये आपने रोल असाइनमेंट का पूरा किया, लेकिन ये मजीद बेहतर हो सकता था, यानी जब आपने उसको यानी करना ना, यू आर अ सीनियर, सीनियर जैसी ना वर्ड्स ऐड करो बीच में, यू आर एन एक्सपर्ट इन डिजाइनिंग BMW पार्ट्स, ठीक है ना। उसमें यस इंटेंसिटी ऐड, जब आप उसको रोल असाइनमेंट कर रहे हो ना, हमने टाइम नहीं लगाना, बस 10 मिनट ही लगाना है इसके ऊपर, रिव्यू के ऊपर, फिर आगे जाना हमने आज वाली स्लाइड्स के ऊपर। तो जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जब आपने लिखा ना यू आर अ BMW डिजाइन इंजीनियर, यहाँ पे आपने वर्ड्स डालने थे इंटेंसिटी शो करने के लिए। यू आर अ सीनियर इंजीनियर, यू आर एक्सपर्ट इन दिस फील्ड विद 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। इस तरह करके आप वर्ड्स ऐड करो ना रोल असाइनमेंट के ऊपर, वो फिर उस तरह सोचता है। और सबसे यदि अहम बात यह है कि आपका जो रोल असाइनमेंट है वो उससे रेलिवेंट भी है कि नहीं है, जो आपका काम करवा रहे हो कि नहीं। अब यहाँ आप काम क्या करवा रहे हो, explain how to calculate and apply proper
torque for a nut in V6 engine. How to calculate and apply proper torque. ये आप डिजाइन इंजीनियर लिख रहे हैं यहाँ पे. To calculate and apply proper torque for a nut in design FMA choice. ठीक है, आपने जो ना उसको क्लियरली आपने मेंशन नहीं किया. ठीक है ना, थोड़ा सा स्ट्रक्चर को आप मजीद करो. अगर मैं इसको लेके जाऊँ ना, मैंने जिस तरह आपको कहा था, जब आपने हल्का सा प्रॉम्प्ट लिख लिया ना, उसके बाद पहुंच जाओ चैट जीपीटी के ऊपर. अब मैं यहाँ पे इसको कहता हूँ चैट जीपीटी को कहता हूँ, क्योंकि मैं खुद करूँगा ना तो मुझे ज़रा थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम बस 10 मिनट देने, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना. फाइंड मिस्टेक्स इन दिस प्रॉम्प्ट. ये मैं आपको इसलिए शो कर रहा हूँ इस तरह, ताकि आप ना अपने प्रॉम्प्ट खुद भी वैल्यूएट करा सकते हैं. क्योंकि अगर आपने प्रॉम्प्ट लिखना ना, चैट जीपीटी से अच्छा मॉडल आपके पास नहीं है. आप जेमिनी से अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं लिखवा सकते. ठीक है ना, आप क्लाउड से अच्छा प्रॉम्प्ट नहीं उतना लिखवा सकते. ठीक है ना, क्लाउड जो प्रॉम्प्ट देता है ना, वो आपके बहुत सारे टोकन खा जाएगा और आपको उसी क्वालिटी का प्रॉम्प्ट देगा, बल्कि चैट जीपीटी आपको ज्यादा अच्छा प्रॉम्प्ट देगा. प्रॉम्प्ट चैट जीपीटी से करो. अ नट इन अ V6 इंजन, जो मैं ये कह रहा हूँ. ठीक है ना, थोड़ा सा उसको स्पेसिफाई करना था आपने. ठीक है ना, कौन सा नट आपको चाह रहे हो. ठीक है, कनेक्टिंग रोड, जो आप उसके अंदर इंस्ट्रक्शन, एक मिनट को यहाँ मैं इसको कहता हूँ फाइंड ओनली स्ट्रक्चरल मिस्टेक्स. ओके, सबसे पहले सीक्वेंस नहीं है आपके पास ना. ठीक है, उसके बाद डिफाइंड स्टार्टिंग पॉइंट, नो क्लियर आउटपुट रिक्वायरमेंट्स. यानी जो आउटपुट रिक्वायरमेंट, मैं भी एक प्रॉम्प्ट आपको नीचे दिखाता हूँ, मैं पढ़ रहा था, वो उसने थोड़ा बेहतर लिखा हुआ है. यानी जो मैं आपको कह रहा था, आउटपुट का फॉर्मेट आपने डिफाइन नहीं किया. मैंने आपको देखते ही कहा है कि आपको आउटपुट कैसी चाह रहे हो आप. ठीक है ना, आपको कैसे यानी वो डिफाइन करे. फिर कंस्ट्रेंट्स आपने कोई डिफाइन नहीं किया इसके अंदर. ठीक है ना, इसमें कंस्ट्रेंट नहीं है आपके पास कोई. ठीक है ना, कि क्या नहीं करना. ठीक है ना, यू आर अ BMW डिजाइन इंजीनियर, एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट एंड अप्लाई प्रॉपर टॉर्क for our nut in a V6 engine. Process include material choice, structural analysis, FE and quality control. चैट जीपीटी वाला नहीं पढ़ा. अगर मैं इसको खुद इंप्रूव करना चाहता हूँ ना, तो मैं कहता हूँ फर्स्ट करो BMW डिजाइन इंजीनियर, यही रोल है मेरे पास. तो मैं इस पे जाता हूँ, यू आर अ सीनियर BMW डिजाइन इंजीनियर एंड एनालिस्ट. ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट माय टास्क इज. इस तरह करके कोई लाइन लिख दो. ठीक है ना, देन यू हैव टू कैलकुलेट, एक्सप्लेन हाउ टू कैलकुलेट नहीं, यू हैव टू कैलकुलेट एंड गिव मी अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ टॉप फॉर अ नट. दिस नट, यानी नट को स्पेसिफाई करो. फॉर अ नट इज टू वे, उधर चैट जीपीटी ने भी दिया था. यानी आप कौन से नट का चाह रहे हो, आपने उसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना था. जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा आपके पास. ठीक है, इन अ V6 इंजन. ठीक है, अब यहाँ पे V6 इंजन में फुल स्टॉप आना चाहिए था. ठीक है ना, आगे आगे प्रोसेस इंक्लूड नहीं. यहाँ आपको उसको क्लियरली डिफाइन करो. आई वांट दिस, यानी आई वांट यू टू चूज द मटेरियल, परफॉर्म द स्ट्रेस एनालिसिस and then do the FEA and at last perform the quality analysis and then give me the response in this format. ठीक है ना, ये बात समझ रहे हो आप. आपने उसको ये पूरा इसी तरतीब से आपने बताना. सबसे पहले रोल आपने एक बता दिया, कॉन्टेक्स्ट, बल्कि हाँ कॉन्टेक्स्ट आपने इसमें नहीं बताया बिल्कुल भी. यानी आपको क्यों चाह रहे हो आप वो, यानी फर्ज करो मैं कह रहा हूँ मेरा ये फ्ला नट है, नट का मेरे पास एक स्पेसिफिक नाम या नंबर है. ठीक है ना, अब मैं कह रहा हूँ वो नट मेरा बार बार फेल हो रहा है, मैं इसके ऊपर ये कर रहा हूँ. कॉन्टेक्स्ट में आपने बताया ना वो नट यूज कहाँ होना है, ये आपने नहीं बताया. ये आपका कॉन्टेक्स्ट में आना था. आपका ये नट यूज हो रहा है, इस नट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या, यानी कितनी दफा फेल हो चुका है, यानी महीने में कितनी दफा ये नट फेल होता है. क्योंकि आपके जो मैकेनिकल के पार्ट्स होते हैं बार बार फेल होते हैं, महीने बाद, हफ्ते बाद, डिपेंड करता है वो कितना स्ट्रेस उसके ऊपर लग रहा है और वो कितने यानी किस जगह पर डिप्लॉयड है. तो कॉन्टेक्स्ट आपने नहीं बताया बिल्कुल भी इसके अंदर. यानी आपने रोल बताया. ठीक है ना, रोल आपने बताया, इंस्ट्रक्शन वेग, ठीक है ना, क्लियर नहीं है. ठीक है, देन आपने जो उसको प्रोसेस बताया कि क्या करो इंस्ट्रक्शन, वो आपने यानी उस पे नहीं है. तो यानी अगर मैं 6 में से यानी इसमें मार्क्स दूं ना, तो आपके यानी यहाँ पे 1.5 आपके मार्क्स में होते हैं, क्योंकि आपने ना कॉन्टेक्स्ट बताया,
फॉर एग्जाम्पल मार्क्स यहाँ लग नहीं रहे ये, बट कर लेना, आपके कोई मार्क्स नहीं लगेंगे इसके ऊपर, लेकिन वैसे ही नहीं बता रहा हूँ ये नहीं। तो रोल आपने चलो सही साइन कर लिया, कॉन्टेक्स्ट आपने डिफाइन नहीं किया, टास्क इंस्ट्रक्शंस जो है आपकी वो क्लियरली किसी फॉर्मेट के अंदर नहीं है, आउटपुट का फॉर्मेट आपने नहीं बताया, कंस्ट्रेंट्स भी नहीं बताया, ना ही आपको एग्जांपल आपने इसके अंदर कोई किया। तो अगर ये 6 पॉइंट्स में से तो आपने एक बस पॉइंट फुलफिल किया आपने सही तरीके से। नेक्स्ट, बारिश रजा, ठीक है, एक्ट एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्यूटर, ठीक है, ये अच्छी है, ठीक है ना। इसमें वही बात है, सीनियर वाली लाइन डालो इसके अंदर ना, ठीक है ना, कि सीनियर इंटेंसिटी शो करो विद 20 years of experience, 30 years of experience, इस तरह ना वो ज्यादा डेप्थ में जाकर सोचता है मॉडल। और खाली रोल असाइनमेंट की लाइन से ना बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है। काफी सारी स्टडीज आपको ऑनलाइन मिल जाएगी कि सिर्फ रोल असाइनमेंट की लाइनें ऐड करने से ना कितना ज्यादा उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है मॉडल की परफॉर्मेंस के ऊपर, ठीक है ना। एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ, फिर आपने एक्सप्लेन से शुरू कर दिया, आपने उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं बताया। यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नहीं बताओगे ना तो वो समझ नहीं पाएगा वो आपको कि आप चाह क्या रहे हो, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट क्लास में डिफाइन करो, आपने भी कॉन्टेक्स्ट नहीं डिफाइन किया, ठीक है ना। एक्सप्लेन द फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड इट्स लॉ, आल्सो गिव। अब इसमें थोड़ा सा फर्क है, आपके पास कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, आप कह रहे हो बस मुझे ये फंडामेंटल्स चाहिए। आपको जी आई एम एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट, ये कॉन्टेक्स्ट में बताओ कि आई एम टुमारो है या नहीं है, लेकिन आप कहोगे ना मेरा कल एग्जाम है और मैंने इस चीज की प्रिपरेशन करनी है और आई वांट टू डीपली अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट सो दैट आई कैन परफॉर्म मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जाम, इस तरह की वर्डिंग लिखोगे ना प्रॉम्प्ट के अंदर, वो उसी तरह डेप्थ में जाके आपको रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। ऑल्सो गिव अ रिलेटिव एग्जाम्पल्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है, आपके केस में कोई एग्जाम्पल नहीं बनती थी, ठीक है। ऑल्सो गिव relative examples to understand the theoretical importance, ठीक है। अब आपने जब ये इंस्ट्रक्शन आप उसको दे रहे हो ना कि फॉर्मेट दे रहे हो कि मुझे ये चीज दो आउटपुट के लिए, तो आप उसको एक सीक्वेंस में बताओ। फर्स्ट हेल्प मी अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट, ठीक है ना, कि सबसे पहले मुझे कॉन्टेक्स्ट दो, फिर मुझे उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस बताओ कि ये कहाँ कहाँ कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, यानी एग्जाम्पल बताओ, ठीक है ना। फिर उसकी लिमिटेशंस बताओ, ठीक है ना। लिमिटेशंस आपके बीच में बनती है नहीं, जो आपकी जितनी क्वेश्चंस हेडिंग्स आती है ना, वो हेडिंग्स आप इसको बताओ कि मुझे इसी सीक्वेंस के अंदर आंसर चाहिए, ठीक है। जितना ज्यादा उसको अपने कंस्ट्रेंट डालोगे ना, सीक्वेंस डालोगे, उतना वो आपका टू द पॉइंट रहेगा। और एक कॉन्सेप्ट होता है हेलुसिनेशन, वो हेलुसिनेशन का कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया, लेकिन वो करेंगे हम अगर यानी बीच में स्लाइड में मेरे जेहन में रहा तो हेलुसिनेशन चलो भी कर लेते हैं। बेसिकली हेलुसिनेशन क्या होता है कि आपका जो मॉडल है वो अपने मुद्दे से हट जाता है और क्या कहते हैं उसको आप जो प्रॉम्प्ट दो वो कुछ और ही अपनी कहानी सुनाने लग जाता है, वो हेलुसिनेट कर जाता है, ठीक है ना। उसकी काफी सारी रीजंस होती हैं और उसको यानी फिक्स करने के भी तरीके होते हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन इतना होता है, बाकी आपसे इतना ज्यादा रेलिवेंट नहीं है ये। कीप इट बिगनर फ्रेंडली अंडर 60, आपने जो लिखी है ना, मैं यहाँ पे लिखूँ ना, अब मैं इसको चैट जीपीटी को ना मेक इट बेटर, चैट जीपीटी से मेक इट बेटर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं एक एक प्रॉम्प्ट बेटर नहीं कर सकता। तो ये एज अ मैकेनिकल इंजीनियर ट्यूटर it is explain the fundamental concepts of laws of thermodynamics for each law briefly explain its physical, ठीक है। ये उसने क्लीनर एक स्ट्रक्चरल वर्जन दे दिया, ठीक है ना। अभी इसमें भी पूरा उसने ना कॉन्टेक्स्ट नहीं डिफाइन किया, कॉन्टेक्स्ट प्रॉम्प्ट में है ही नहीं। ये बात मैंने पिछले भी में बताई थी कि आप ऐसे ही उठा के चैट जीपीटी को कह दोगे ना ये मेरे लिए प्रॉम्प्ट लिख दो, तो वो आपको कुछ भी लिख के दे देगा। अभी देखो कॉन्टेक्स्ट लिस्ट में भी नहीं है, ठीक है ना। आप जो स्ट्रक्चर है ना, बेसिक स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट का, वो आपको ही लिखना पड़ेगा, बेशक वो टूटा वजह लिख दो, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर आपको खुद लिखना पड़ेगा, फिर आप चैट जीपीटी को कह सकते हो कि इसको बेहतर कर दो और इसको अच्छा लाइक मैंने जिस तरह अपने प्रीवियस सेशन के अंदर मैंने एक बड़ी डेटा एनालिसिस करके दिखाया था कि मैंने किस ब्रीफ प्रॉम्प्ट, फिर उस प्रॉम्प्ट मैंने चैट जीपीटी को दिया और चैट जीपीटी ने उसको बेहतर कर दिया। फिर मैंने जब क्लाउड को दिया तो क्लाउड ने इतना ज्यादा मुझे वो जनरेट करके दे दिया। जब आप प्रॉम्प्ट दे रहे हो ना क्लाउड वगैरह को, तो टोकन है, ठीक है ना। जितना प्रॉम्प्ट होगा वो उतना परफॉर्म कर देगा। और ज्यादा ग्राफ्स वो देखे थे हमने 37 घर में, ये कितने थे 20 थे 30 थे, इतने करके नहीं, काफी ज्यादा ग्राफ्स उसने जनरेट किए थे जो हमने पिछली दफा देखे थे, ठीक है। नेक्स्ट, Rida. Act as a digital logic structure and explain the internal hardware of Moore machine step by step.
ठीक है, आपने सारों ने रोल असाइनमेंट कर दिया, मुझे लगता है सिर्फ एक ही चीज़ समझ आई है, बाकी चीज़ें इनको समझ नहीं आई। ठीक है, एंड एक्सप्लेन द इंटरनल इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन लिखना सबसे मुश्किल टास्क होता है प्रॉम्प्ट के अंदर ना। रोल असाइनमेंट आप कर लेते हो, कॉन्टेक्स्ट भी डिफाइन कर लेते हो इजीली, आउटपुट आउटपुट में जैसे चाहिए, कंस्ट्रेंट्स भी बता देते हो। इंस्ट्रक्शन, उसको क्लियर इंस्ट्रक्शन देना ना, ये सबसे मुश्किल काम होता है, और इसी को मास्टर करना की जरूरत होती है आपको अपने अच्छा प्रॉम्प्ट लिखना है। देन आइजानू, act as a professional baker and baking instructor. Okay, good. This one is very good. ठीक है, act as a professional baker. आपने खाली act as a baker नहीं लिखा, act as a professional baker, intensity ऐड किया, ये अच्छा है, good. ठीक है ना, and baking instructor, ये आपने खुद ही लिखा है ना, तो उम्मीद है ChatGPT से नहीं लिखा होगा, खुद लिखा होगा, बाकी अच्छा है। तो I am a beginner who wants to learn, ये context, ठीक है। एक दफा आप कंफर्म कर देंगे, आपने खुद ही लिखा है ना? यस सर, खुद ही लिखा है। एक्चुअली ट्राई किए थे मैंने दो दिन, काफी ओह लाइक। गुड गुड, अगर आपने खुद लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा लिखा हुआ है। तो ये देखो, ये प्रॉपर पूरा यानी पूरा किया हुआ, यानी ये आपका रोल। देन आपका आई एम अ बेकर हु वांट्स टू लर्न हाउ टू बेक एंड अ सिंपल चॉकलेट केक एट होम, कॉन्टेक्स्ट वेरी गुड। ठीक है, टीच मी, हाँ टीच मी हाउ टू सॉफ्ट एंड मॉइस्ट चॉकलेट केक from start to finish. Give me the ingredients first, followed by step instructions in baking time. Okay, use simple English, friendly, ये भी या आ गया, and ingredients that are easily available at home. Keep the recipe under 300 words constraints and make it suitable for good. ये अच्छा है, ये सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट ये वाला है। अब नेक्स्ट, act as a robotics engineer and explain how to build context guide एंड बस आप इंग्रेडिएंट्स उसके पूरे कर दो ना जो आपके प्रॉम्प्ट के हैं, उतना लिख के फिर आगे आप चैट जीपीटी को दे दो कि इसको बेहतर कर दो। ऐसे ही आप दोगे ना तो चैट जीपीटी को क्या पता आपका कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसने भी आपको देखो ऐसे ही उसने उठा के दे दिया क्योंकि इसमें कॉन्टेक्स्ट था ही नहीं, तो उसने ऐसे ही आपको उठा के दे दिया नहीं प्रॉम्प्ट बिना। ठीक है ना, एक्ट रोबोटिक, गिव टू सिंपल एग्जांपल्स ऑफ, ठीक है, ऑफ रोबोटिक्स दैट यूज, ये ठीक है, अच्छा कि आपने टू सिंपल, ये अच्छा है थोड़ा सा। एक्ट इज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग ट्यूटर, आई एम अ बिगिनर, ये देखो यहाँ कॉन्टेक्स्ट है, ये अच्छा है। अब्दुल रहमान ने कॉन्टेक्स्ट अच्छा लिखा है, आई एम अ बिगिनर इंजीनियरिंग स्टूडेंट थर्मोडायनामिक्स, ये अच्छा अच्छा यानी कॉन्टेक्स्ट लिखा है। एक्सप्लेन द फर्स्ट law of thermodynamics in simple English, start with the definition, then explain the formula and each term, followed by one simple real life example, use headings and bullet points, keep the explanation, ठीक है, ये अच्छा है, ये भी अच्छा है। Act as, as an experienced strength and fitness coach specialization in weight training context. अब्दुल्ला हुसैन ने हेडिंग्स डाल के पूरी दे दी है मुझे। ठीक है, आई वांट टू फॉलो 6 डे पर वीक, कॉन्टेक्स्ट पूरा उसने हेडिंग डाल के लिखा है। ओ जबरदस्त, ये भी उम्मीद कर रहा हूँ आपने खुद लिखा होगा चैट जीपीटी, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिस चल रही है, नहीं आपने ऐसी बात नहीं है आपने परफेक्टली मुझे जमा करवाना था। ओके, अगर आपने खुद लिखा तो अच्छी बात है। ठीक है ना, एक्ट एज अ फैशन डिजाइनर ऑन द बेसिस ऑन डिजाइंस ऑफ मुगल एरा, ठीक है, आपने उसको थोड़ा सा आपने ना कंस्ट्रेंट किया, रिस्ट्रेंट किया, लेकिन इसमें आपने कॉन्टेक्स्ट अपना डिफाइन नहीं किया। गेव मी पिक्चर्स ऑफ द डिजाइन, क्लियर स्ट्रक्चर नहीं है। ड्राफ्ट अ बुलेटेड नेशनल एक्सपेंशन प्रपोजल, भी उसका रोल ही खा गए हो, रोल तो सबने कहते हैं डाला हुआ है, तो रोल असाइनमेंट आपने पहले करनी थी इसके बाद, तो स्ट्रक्चर की कमी है थोड़ी सी ना, आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप बेशक बाकी मैंने पिछला लेक्चर नहीं भी लिया ना, तो आप यूट्यूब पे सर्च करें कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिक स्ट्रक्चर, बाकी स्लाइड्स आपके पास मौजूद है, चैट जीपीटी को कहते हैं ये स्लाइड्स एक्सप्लेन करने, प्रॉम्प्ट तो लिखना आपको आना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि आगे भी जो टास्क है उस पर हमने प्रॉम्प्ट देखना है। एक्ट एज एक्सपर्ट सिविल इंजीनियर, यूनिवर्सिटी इंजीनियर, ठीक है, ये आपने कॉन्टेक्स्ट डाला है, ठीक है। Explain how to design a resident building, ठीक है, provide the answer is simple English, ये आपने चली है, with step by step guidance and avoid the unnecessary details, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट के स्ट्रक्चर पूरा है, लेकिन इसमें इंस्ट्रक्शन बहुत थोड़ी, सिर्फ एक लाइन की इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन को थोड़ी डिटेल कीजिए। You are a training mechanical engineer, a training mechanical engineering intern who has been offered a spot at quality control sector for a newly launched, ये बेस्ट है, ठीक है ना। तो उम्मीद है आपने खुद ही लिखा होगा,
तो बाकी आपने जो रोल असाइनमेंट किए ना, ये इस वाले प्रॉम्प्ट के अंदर ये बेस्ट हुई है, ठीक है ना, अगर आपने खुद लिखा तो। ठीक है ना, एड्रेस 5 एस्पेक्ट्स अबाउट सेक्टर यू वुड बी कंसर्न्ड अबाउट एज अ न्यूली हायर्ड इंटर्न। ओके, सही है, कॉन्टेक्स्ट न्यूली हायर्ड इंटर्न का कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, ठीक है। हाउ यू वेरीफाई कंसर्न एंड एड्रेस हाउ द फर्स्ट कॉलम हैविंग दिस, ये देखो काफी अच्छी लिखी है, फर्स्ट ये, फिर सेकंड ये। ओके, मुझे लग रहा है ये क्या कहते हैं, ये आप कंफर्म करेंगे ये आपने खुद लिखा है? जी मैंने खुद लिखा है। ओके, देन इट इज वेरी गुड, अगर आपने खुद लिखा है तो थैंक यू। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, एक्ट एज अ सीनियर इंडस्ट्री इकोनॉमिस्ट, आई एम इंजीनियरिंग स्टूडेंट लीडिंग एन असाइनमेंट। ओके, ठीक है ना, इसमें भी यानी ठीक है, कॉन्टेक्स्ट आपने डिफाइन कर दिया। ब्रेक डाउन द सिंपल, ठीक है। आउटपुट फॉर्मेट और एग्जांपल, जिसमें आपने यानी नहीं कहा उसको। एक्ट एज दिस एक्सप्लेन दिस, इसमें भी कॉन्टेक्स्ट मिसिंग है, और बाकी देख लेना। एक्ट एज सिविल इंजीनियरिंग लेक्चरर स्पेशलिस्ट, ये देखो ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, नहीं आपने ना रोल असाइनमेंट की हुई है टू एक्सप्लेन एंड अंडरग्रेजुएट सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। रोल असाइनमेंट और कॉन्टेक्स्ट आपने एक ही उसमें की हुई है, बहुत अच्छे है, ये नहीं है, ठीक है, ये बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है, तो उम्मीद है ये भी आपने खुद ही लिखा होगा। It is a Unity AR game developer. You have to build and okay, आपने context ठीक किया है नहीं. You have to build. This is only one project. You ये वाला अच्छा है, ये वाला भी अच्छा है. Okay, it is a founder, managing director of a premium heavy bike company, 50 years of business. ये भी अच्छा है, खुद का है तो। हाँ, इसके अंदर अच्छा, मुझे किसी ने मेरा एग्जांपल नहीं शो करवाई, किसी में भी नहीं थी है ना, तो एग्जांपल जो पिछली बारी मैंने भी शो नहीं करवाई। ओके, तो ठीक है, यानी मेरे ख्याल में हो गया, बाकी उमेश आपने इन्हें नोट कर लिया होगा किस किसने किया, तो अब हम चलते हैं जी आज सर। वाली स्लाइड्स के ऊपर। ओके, स्क्रीन शो हो रही है ना? जी ओके, सेशन 2, एफिशिएंट यूज ऑफ एआई, बिल्डिंग इट इनटू योर वर्कफ्लो। ठीक है, आज हम बहुत ज़्यादा टेक्निकली हैवी नहीं रखेंगे, अगला सेशन थोड़ा सा हम शायद में टेक्निकली जाएं, तो आज हम ज़्यादा यूजेस के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन ही करेंगे, ठीक है ना। रिकैप, ये आपका रिकैप है, हमने पिछली बार क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था एआई, एमएल, डीएल एंड जेन एआई एंड इनके दरमियान का डिफरेंस, कोई बता सकता है? एनीवन? या मैं खुद से किसी को कॉल आउट करूं? कोई भी बता दो यार, या चलो जिसने सबसे अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा है ना उसी से पूछते हैं। ओके, कैसे? अब्दुल्ला हुसैन, आप बताएं, कुछ याद है? अब्दुल्ला हुसैन, आर यू हियर? अब्दुल्ला हुसैन, स्क्रीन शो नहीं हो रही, अब ये यस पिछला सर। ही डिस्कस हो रहा है। हाँ, जरा बताएं जरा, एमएल, एआई और डीएल में क्या फर्क था, क्या पिछली बार डिस्कस किया था हमने? सर प्रीवियस क्लास सर मैंने नहीं ली थी। अच्छा, आपने नहीं ली थी, और कोई भी बता दो जिसने ली थी। मुझे लगता है आपको ही बताना पड़ना है, यस सर। यस सर। या मैं से ये नहीं पूछ लिया करो आप ना, ऑन से बिहाफ, कह रहा हूँ खुद ही ना पूछ लिया करो किसी से, सर ऐसे वो किसी का नाम ले लिया एक्चुअली करो। पूछते हैं तो हाँ, कोई ना बताता नहीं है, और इन चैट मैसेजेस भी नहीं आते। नहीं बताएंगे 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 बताएंगे, आप ना खुद ही पूछो, किसी को कॉल आउट कर सकते हो, यानी कि बताइए डिफरेंस, बताइए जो पिछली क्लास था।
I guess Hassan Ali and Hassan Abdal were present in previous हाँ class. हसन अब्दाल था पिछली बारी, मुझे याद है। हसन अब्दाल बताओ जरा यार, गलत बता दो क्या हो गया, थोड़ा सा एंगेजमेंट करने के लिए ना, ये ना हो सिर्फ मैं नहीं बस स्लाइड्स दिखा रहा हूँ। सर थोड़ा सा दोबारा बता देंगे, डिफरेंस बताना है एमएल और डीएल के दरमियान। हाँ सर अगर मैं एक सेकंड सर, असल में ना एमएल जो होता है ना, मशीन लर्निंग, ये जो टूल होता है ना वो डाटा से पैटर्न लर्न करता है। मतलब हमने लेट्स सपोज के मैंने एक, अब उसको नहीं पता कि मैंने उसको कहा है कि भाई कैट कैसी दिखती है या डॉग कैसा दिखता है, हाँ हाँ उसको नहीं पता कि भाई उसमें क्या क्या फीचर है। तो मैं उसको कैट के कान ऐसे होते हैं, मुस्टैशियोस के ऐसे होते हैं, की आंखें ऐसी होती हैं और डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैं उसको फीचर्स बताऊंगा, तो वो क्या करेगा, समझेगा। और जब मैं उसको कैट या डॉग की पिक उसको इमेज जब भेजूंगा तो वो समझ जाएगा हाँ यार ये कैट है, ये इमेज। इस तरह जो है वो टूल्स को बताया जाता है, ट्रेन किया जाता है। डीप लर्निंग वो मुझे इसके बारे में कोई इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है। यार मैंने पिछली बार ही बताया था, चलो मैं जरा सा ना इसको बता देता हूँ। आपका एआई जो मैंने बताया था ना, वो आपकी ब्रॉड टर्म है। जो मैंने ऑटोनॉमी का एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, ऑटोनोमस का, ये है जी सर। क्या? ऑटोनोमस का क्या कंसेप्ट डिस्कस किया था? सर ऑटोनमस यानी कि कोई चीज कोई भी अब जब प्रॉम्प्ट हम देते हैं ना, तो एक प्रॉम्प्ट होता है तो जो यानी कि इतना ज्यादा नहीं होता, उसको कहते हैं ऑटोनमस। ऑटोनोमस मतलब क्या होता है लफ्ज का? कोई पता नहीं सर। अच्छा चलो यार कोई बात नहीं है, नहीं अगर नहीं भी पता कह दो नहीं पता। अच्छा मैं बताता हूँ। ऑटोनोमस होता है कि आपके पास इख्तियार कह लो, ठीक है ना। आपकी जो यूईटी यूनिवर्सिटी है ना, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, केपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजंस, ठीक है ना। अभी यहाँ पे भी शो होता है, यहाँ पे क्या शो करता है, ठीक है। ऑटोनोमस का मतलब होता है कि एक्टिंग इन अकॉर्डेंस विद one's moral duty rather than one's desires, compare with heteronomous, uh, having the freedom to govern, ये definition, having to govern itself, having the freedom to govern itself or control its own affairs, बेसिकली डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी को ऑटोनोमिटी कहते हैं, ठीक है ना। जो मैंने पिछली बार सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था ना, कि एआई के पास कितनी डिसीजन मेकिंग खुद कर सकता है और कितनी हमने करवानी है उससे, ये तो सारा पिछले लेक्चर में डिस्कस हुआ था। अगर आपको ये नहीं वही नहीं है नहीं, तो मैं अपनी पिछली स्लाइड में बताया यार, एक मिनट रुक जाओ, ये लो मैं पिछली खोली हुई है, ठीक है ना। ये जो हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ठीक है ना, व्हाट इज एआई, यहाँ पे सारा, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर ये लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स टास्क विच नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ठीक है। यानी आपके जो ह्यूमंस है ना, वो केपेबल है खुद से डिसीजंस लेने के, ठीक है। अब जब आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हो ना, जब आप एक सिंपल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर एक कोड लिखवा देते हो, तो वो बिल्कुल भी ऑटोनोमस नहीं होता, उसके पास खुद से कोई फैसला करने की सलाहियत या ताकत नहीं होती है, ठीक है। उसको जो आपने कोड लिख दिया, उसने आपने जहां कह दिया प्लस करो, उसने वहां प्लस करना है, जहां कह दिया माइनस करो, उसने वहां माइनस करना है, ठीक है। आपको एआई क्या चीज है, एआई और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में क्या फर्क है, कि एआई में आपको उसको ऑटोनोमिटी देते हो, आप उसको डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी देते हो। सॉफ्टवेयर दैट परफॉर्म्स टास्क विच रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस क्या है, इंसानी अकल, अकल यानी फैसला करने की सलाहियत। यानी एआई सिस्टम वो सिस्टम होगा जिसके पास किसी ना किसी हद तक ऑटोनोमिटी मौजूद हो, ठीक है, कि वो खुद से कुछ ना कुछ डिसीजन मेकिंग कर सकता हो। अब वो कितनी कर सकता है, थोड़ी कर सकता है, ज्यादा कर सकता है, फुली ऑटोनोमस कर सकता है। तो फुली ऑटोनोमस एआई सिस्टम्स हमारे पास मौजूद नहीं है, ठीक है ना। ये पिछले स्लाइड है सारी, हमने यहाँ पे आना है। तो
AI, ML, DL, GenAI की हमने पिछली बार डिस्कस किया था। AI जनरल जो भी डेफिनेशन हमने देखी, सॉफ्टवेयर परफॉर्म्स टास्क व्हिच रिक्वायर्स, जब आप वो आर्टिफिशियली क्रिएट कर देते हो तो एक AI सिस्टम। ML क्या है? ML इज अ टाइप ऑफ AI जिसमें आप डेटा लेते हो, उस डेटा ट्रेन कर, ठीक है, उसके ऊपर अपना मॉडल ट्रेन करते हो उस डेटा के ऊपर, और फिर आप उस आउटपुट जनरेट करते हो। लेकिन उस सारे प्रोसेस के अंदर वो आउटपुट आपके अभी किसी काम की नहीं है, आपके लिए वो मॉडल काम का है, क्योंकि वो आपको उस मॉडल को यूज करना है फ्यूचर में, फ्यूचर में प्रिडिक्शंस करने के लिए, फ्यूचर में उससे जो भी टास्क आपने परफॉर्म करवाना है वो आपने करना है। जिसकी मैंने मिसाल पिछली दफा भी दी थी, जिस तरह चैट जीपीटी है, उन्होंने ढेर सारे डेटा के ऊपर अपना एक मॉडल ट्रेन कर लिया चैट जीपीटी के नाम से, ठीक है। उन्होंने डेटा लिया ढेर सारा, उसके ऊपर मॉडल ट्रेन किया, उसकी कुछ आउटपुट सही होंगे, वो इररेलेवेंट होगी उनके लिए, क्योंकि उनके लिए मॉडल काम का है। फिर उन्होंने वो मॉडल ने क्या किया, मॉडल ने सारा उस डेटा का सारा कुछ लर्न कर लिया, सारे पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए, सारा उसका स्ट्रक्चर है वो लर्न कर लिया और उससे वो सीख लिया। अब उन्होंने वो मॉडल आपको दे दिया, अब आप क्या करते हो, उसमें एक नई इनपुट डालते हो और एक नई आउटपुट डाल देते हो, और आपके लिए यानी क्या चीज यूज कर रहे हो, एक मॉडल यूज कर रहे हो आप। डीएल में क्या था, डीएल में मैंने आपको बताया था कि ये भी एमएल ही है, एडवांस एमएल, लेकिन इसमें आप न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हो। वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे बाद में अगले सेशन में, ठीक है। अब जेने मैंने बताया कि चैट जीपीटी एक जेने की टाइप है जिसमें आप नया डाटा क्रिएट करते हो, ठीक है। एमएल में आप नया डाटा नहीं क्रिएट करते, डीएल में नहीं करते, जेने में करते हो। फिर हमने एलएलएम के बेसिक्स डिस्कस किए थे कि एलएलएम होता क्या है। मैंने आपको डायग्राम्स दिखाई थी, डायग्राम्स तो याद होंगी ना, जो मैंने ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर की और डीप सी के आर्किटेक्चर की मैंने आपको डायग्राम्स दिखाई थी गूगल से। तो वो एलएलएम होता है आपके पास जो आपको ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर के ऊपर बना। फिर आपके पास प्रॉम्प्ट की एनाटॉमी, ये हमने डिस्कस की थी, जिसकी अभी हमने एक एक्सरसाइज भी की है, एक छोटी सी भी। फिर प्रॉम्प्ट के पैटर्न्स, यही वही जो आपको जो स्ट्रक्चर और पैटर्न्स हैं उसके अंदर लिखे हुए, जीरो शॉट, फ्यू शॉट, ये हमने पिछली दफा अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। देन अब आज हमने क्या करना है, अब द एफिशिएंसी माइंडसेट थोड़ा सा अंदर देखेंगे, एफिशिएंट क्या वो है, हम आगे अगले स्लाइड में दिखाता हूँ। फिर एआई इन इंडस्ट्री, एआई कहाँ कहाँ यूज हो रही है और एआई किस तरह यूज हो रही है, पहले पिछली दफा भी थोड़ा सा मैंने बताया था इसका, आज हम जरा थोड़ा ज्यादा डिटेल में देखेंगे। फिर मैचिंग टूल्स टू टास्क, किस टूल के लिए कौन सा टास्क है, ठीक है, या किस टास्क के लिए कौन सा टूल है, ठीक है। फ्री टूल रियलिटी और वेरिफिकेशन की थोड़ी सी हम देखेंगे, फिर आगे बताता हूँ। यूजिंग एआई वर्सेस बिल्डिंग एआई, ठीक है। अब यूजिंग एआई और बिल्डिंग एआई में जरा फर्क होता है। अब आपसे कोई नहीं, आपको शायद माइंड में भी सबको ये क्लैरिटी ना हो कि आपकी एआई यूज करने में और ये बिल्ड करने में क्या फर्क है, ठीक है ना। एआई या यूजेज यही है कि आप जिस तरह चैट जीपीटी आपने खोल लिया, चैट जीपीटी आपने प्रॉम्प्टिंग कर ली, ठीक है। प्रॉम्प्ट एलएलएम की पावर को एनहांस करने के लिए, यानी जो आपके पास जो एलएलएम है, एलएलएम क्या होता है, चलो ये जरा एक दफा बताओ, कोई और बताया, अभी हसन ना बताया। एनीवन, एलएलएम क्या होता है, जिसने पिछली दफा ली थी क्लास, वो उनमें से पता है, हसन अली, हसन अली नहीं है यहाँ पे। जी यही है। सर लार्ज एलएलएम क्या होता है, आपने लैंग्वेज पिछली मॉडल। टेस्ट ली थी। यस ली थी सर। ये कौन बता रहा था बीच में, लार्ज लैंग्वेज मॉडल सर मैं बता बताया। सर ओके बताया। मतलब कि ये कैसा मतलब कि मॉडल है जिसके अंदर इंसानों की जुबान जो उनसी है उसको समझा जाता है। मतलब कि जैसे इंसान बात करते हैं, लिखते हैं, मतलब कि वो तमाम बातें इसको बताई जाती हैं। उस हिसाब से ये टेक्स्ट जो उनसे वो इंसानी जुबान। अच्छा आप पिछले सेशन में थी आप। अच्छा ठीक है, ठीक। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जिस तरह बताया अभी, उन्होंने ठीक बताया बिल्कुल, क्या वो सिर्फ एक टेक्स्ट के ऊपर बेस करता है। आपका उसको सिर्फ एक लिख के इनपुट दे सकते हो,
चैट जीपीटी जो है ना, जब आप उसको एक प्रॉम्प्ट देते हो ना, आप रिटन में भी देते हो, आप उसको इमेजेस भी दे सकते हो, आप उसको एक पीडीएफ फाइल भी दे सकते हो, आप उसको एक वीडियो भी दे सकते हो, ठीक है। चैट जीपीटी को वीडियो देने का भी एक तरीका होता है, वो आपको नॉर्मल वेबसाइट पे नहीं दी जाती, वो एक और तरीका होता है उसको वीडियो देने का, वीडियो भी देख लेता है वो। तो जब आप उसको सारी तरह की इनपुट दे सकते हो ना, तो इसका मतलब वो एक मल्टी मॉडल है, यानी वो हर तरह की इनपुट से डील कर सकता है, हर तरह के डेटा से डील कर सकता है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल क्या होता है, जब आप उसको बहुत सारा डेटा देते हो, जिस तरह आपका जो GPT-3 जो 2022 के अंदर रिलीज हुआ था, तो तब वो GPT-3 था, अभी GPT-5 में क्या में चल रहा है। तो बाकी जो आप LLM होता है ना, उसमें आप सिर्फ लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट के ऊपर उसको ट्रेन करते हो, और आप उसको ना मॉडल जो है ना, उसको सिर्फ आप टेक्स्ट में इनपुट दे सकते हो और टेक्स्ट में ही आउटपुट ले सकते हो। लेकिन आज जो चैट जीपीटी आप यूज कर रहे हो आप, वो एक मल्टी मॉडल बन चुका है। जब ये रिलीज हुआ था तब LLM था, ठीक है। अब बेसिकली जब LLM के साथ आप बातचीत करते हो, तो जीपीटी, जेमिनाई, क्लॉड, ठीक है, जब आप इन LLMs के साथ आप बातचीत करते हो, या आप AI को यूज कर रहे हो, जब आप उसको बिल्ड कर रहे हो, अब मुख्तलिफ टास्क के लिए हो सकता है वो टास्क, आगे मैंने अगली एंट्री लेवल इंजीनियर्स जो इंटरप्रेट आउटपुट फ्रॉम एग्जिस्टिंग AI टूल्स। अच्छा, अब मैंने तो ये आपको बता दिया कि आपके फेमस जो है आपके पास चैट जीपीटी, जो है क्लॉड, जेमिनी, ये आपके पास एक मशहूर टूल्स है। इसके अलावा बहुत सारे टूल्स होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। अब ये है मॉडल्स, ये आपके पास 3 मशहूर तरीन मॉडल्स हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे मॉडल्स हैं। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, हगिंग फेस, ठीक है। हगिंग फेस, ये अपने एक वेबसाइट पर आ गए। अब ये वेबसाइट क्या करती है, ये वेबसाइट पे जो आपके पास मॉडल्स, इस वेबसाइट के ऊपर आपके पास बेशुमार मॉडल्स बने पड़े हैं, ठीक है ना। ये मेरे पास अभी कितने रिजल्ट शो हो रहे हैं, ठीक है, 29 लाख है ना, 29,77,000, हाँ। तो 29 लाख मॉडल जो है ना, वो इस वेबसाइट के ऊपर पड़े हुए हैं, यानी चैट जीपीटी की तरह के 29 लाख यानी 2.9 मिलियन यहाँ पे मॉडल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये डिफरेंट टास्क के लिए, अगर आपने यूज करना है ना कोई भी मॉडल, अब हर मॉडल को यूज करने का तरीका, लेकिन आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा आपको कैसा मॉडल चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ अभी देखने के लिए है, इसमें आपने करना कुछ भी नहीं है, ठीक है, बस ये देख लें। अब आपके पास जब हगिंग फेस के ऊपर आ गए ना, जिस तरह चैट जीपीटी एक अलग अपनी वेबसाइट पे पढ़ा है, यानी जिस तरह का मैंने चैट जीपीटी पे जाना ना, तो मैं ये लिखूंगा chatgpt.com, फिर मैं उस वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा और चैट जीपीटी को यूज कर सकता हूँ। सिमिलरली मैं ये लिखता हूँ gemini.google.com, ठीक है। ये मैं जेमिनी की वेबसाइट पे जा रहा हूँ ताकि मैं जेमिनी को यूज कर सकूँ। इसी तरह मैं यानी क्लाउड की वेबसाइट यूज करता हूँ, cloud.ai, ये उनकी वेबसाइट है जहाँ पे हम जाकर उनके मॉडल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन हर मॉडल एक अलग वेबसाइट पे नहीं पड़ा होता, ठीक है, बहुत सारे मॉडल है वेबसाइट पे पड़े होते हैं। अब जिस तरह एक हगिंग फेस एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, जिसके ऊपर मैंने बताया कि 2.9 मिलियन मॉडल्स आपके पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। अब यहाँ पे आपने मल्टीपल टास्क होते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले आपने जब यूज करना है AI को, आपने देखना कि आप उससे करवाना क्या रहे हो। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट जनरेशन करवाना चाह रहे हो, एनी टू एनी का मतलब है कि आप किसी भी फॉर्म में डेटा दो, यानी आप टेक्स्ट में दो, नंबर्स में दो, इमेजेस में दो, या किसी भी फॉर्म के अंदर आप उसको डेटा दो और फिर आप किसी भी फॉर्म के अंदर निकलवा लो। ये बेसिकली डेटा टाइप लिखी है। आपको चाहिए इमेज टेक्स्ट टू टेक्स्ट, ठीक है ना। आपके पास इमेज जो है उसका वो है और उसके साथ टेक्स्ट है, तो आपने उसको टेक्स्ट में चाहिए तो वो भी आप करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल इमेज टू टेक्स्ट, मेरे पास यहाँ पे इमेज टू टेक्स्ट पे मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पे। अभी मेरे पास इतने सारे मॉडल आ गए हैं जो सिर्फ इमेज टू टेक्स्ट के मॉडल है। ये कितने तकरीबन 2000 के करीब यहाँ पे ना सिर्फ इमेज टू टेक्स्ट के मॉडल पड़े हैं, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये वाला मॉडल यूज करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ओपन करूंगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे इन्होंने तरीका भी दिया, ठीक है ना। अब ये बेसिकली यूज होते हैं पाइथन के थ्रू, ठीक है ना। पाइथन लैंग्वेज मैंने आपको बताया आपको आनी चाहिए, लेकिन हम यहाँ इस कोर्स में कोई भी पाइथन या कोड का काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ने गिट यूज किया है तो हम यहाँ से क्लोन करेंगे इसको, ठीक है ना। इसकी जो लाइब्रेरीज हैं वो इंस्टॉल करेंगे और देन इस मॉडल का पाथ
हम ना उसको वेरिएबल डिफाइन कर देंगे, आपका ग्लोबल वेरिएबल, एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो वो क्या कहते हैं, इस तरह आप इसको ना यूज कर सकते हो। हर मॉडल का एक तरीका दिया है, ये सिर्फ दिखाने के लिए, ताकि आपके यानी इस तरह है ना काफी सारे मॉडल्स आपके पास पड़े होते हैं। जब आप हर डिफरेंट टास्क के लिए एक अलग मॉडल आपके पास यूज हो, बेहतर परफॉर्म कर सकता है आपके जो मेजर एलएलएम्स है उनसे भी। आप जिस तरह आपने अगर इमेजेस से रिलेटेड कोई भी टास्क करना है, आपने इमेज टू टेक्स्ट करना है, इमेज टू इमेज करना है, यानी आप कहो कि मैं अपनी इमेज अपलोड कर दूं और वो उसके अंदर फॉर एग्जांपल जेमिनी से आप लेबलिंग करवाते होगे, जेमिनी कौन सा मॉडल यूज कर रहा है, उसका नैनो बनाना वो अपना मॉडल यूज करता है कि फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूँ कि मैं उसको ना तस्वीरें अपलोड कर देता हूँ थर्मो लैब की, जो मैकेनिकल में थर्मो लैब है ना, मैं उसे कहता हूँ उसका लेआउट एक डिजाइन करते हैं, तो वो उन तस्वीरों को देखेगा और आराम से उसका ना एक क्या कहते हैं एक लेआउट कर देगा और वो आप वहां से ना एक पिक्चर आपको दे देगा जो उसका लेआउट होगी उस लैब का, तो वो आप वहां से निकलवा सकते हो। बेसिकली वो काम क्या कर रहा है, वो एक इमेजेस आपने उसको दी, इमेज टू इमेज वो कहाँ टास्क परफॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पे हम जरा थोड़ा सा आ जाते हैं कि व्हाट एंट्री है। बेसिकली स्टार्ट में आपने यानी क्या नॉर्मल कर रहे होते हो कि इंटरप्रेट आउटपुट्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग एआई टूल्स, ठीक है, स्पीड अप एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग, ठीक है, सपोर्ट डिसीजंस विद एआई असिस्टेड इनसाइट, ठीक है। बेसिकली जो हमने पिछली सेशन में एक टास्क किया था डेटा एनालिसिस का, हमने क्या किया था, एक जो मेरे पास एक एक्सेल शीट थी जिसके अंदर इन्वेंट्री का डेटा हमारे पास अवेलेबल था। मैंने उसको क्या कहा कि भाई ये डाटा पकड़ो, ये मेरा हेडर है, मेरा डाटा इस तरह का दिखता है। मैंने अब सिर्फ उसको हेडर दिया था अपनी एक्सेल शीट का, मैंने कहा मेरा डाटा इस तरह का दिखता है, ये प्रॉम्प्ट है, ठीक है। तुम मैंने क्या करना है, मुझे ढेर सारे ग्राफ चाहिए ताकि मैं एनालाइज कर सकूं कि मेरा डाटा है किस टाइप का। तो इस किस्म की जो टास्क है ना वो मैंने सिर्फ यही से करवा लिया आराम से, यानी डाटा एनालिसिस के टास्क प्रिडिक्शन, ठीक है ना। अब नॉर्मली अब एआई जो है ना, अगर आपने इससे ज्यादा टास्क करना ना, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बार बार मटेरियल के फेलियर्स आते रहते हैं। अब मटेरियल के फेलियर्स आते रहते हैं ना, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप वो डाटा जो है ऑब्जर्व करोगे और वो डाटा रिकॉर्ड करोगे। जब आपके पास डाटा एक अच्छी तरह एक्यूमुलेट हो जाएगा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डाटा एक्यूमुलेशन, ठीक है। अगर आपने अच्छी तरह से डाटा एक्यूमुलेट कर लिया ना, जितना अच्छा आपके पास डाटा अवेलेबल होगा उतना अच्छा कहते हैं मॉडल ट्रेन कर दो। अभी हम यहाँ जो है वो ये नहीं कह, ठीक है, ट्रेनिंग हम करते हैं नॉर्मल करते हैं जिन, तो हम स्क्रैच से भी मॉडल बिल्ड करते हैं, ठीक है। हमारे पास चैट जीपीटी जैसे लेकिन वो स्पेसिफिक टास्क जो है ना वो परफॉर्म नहीं कर सके। जनरल मॉडल्स हैं, ठीक है, जनरल मल्टी मॉडल्स हैं, जनरल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। वो कोई स्पेसिफिक टास्क जब आपने अपने कंस्ट्रेंट वो एक स्पेसिफिक टास्क आपने परफॉर्म करवाना है ना, तो वो उसमें इतने अच्छे नहीं है। आप कब कहोगे कि मैंने चैट जीपीटी नहीं यूज करना और मैंने अपना एआई ट्रेन करना है, कुछ शर्तें होती हैं। एक तो वो टास्क जो है वो स्पेसिफिक टास्क है, स्पेसिफिक मशीन या स्पेसिफिक प्रोसेस का टास्क है जो आपके पास होता है, लेकिन वो दुनिया में काम हो रहा है, ठीक है। उसका इतना डाटा, जब आपको श्योरिटी हो कि जब चैट जीपीटी एक बहुत बड़े डाटा सेट के ऊपर ट्रेन किया है, तो जो आपका डाटा है ना वो उस डाटा सेट के अंदर मौजूद नहीं होगा, या होगा बहुत ही कम होगा। जब आपके पास ये श्योरिटी हो तब आप कहते हो मैंने अपना मॉडल ट्रेन करना, मैंने चैट जीपीटी या किसी और एलएलएम की तरफ नहीं जाना। दूसरी बात, जब आपके पास प्राइवेसी इश्यूज हो, ठीक है, कि जब कह रहे हो कि जो मेरा डाटा ना ये मेरे पास प्रोप्राइटरी डाटा, ये मैं चाहता हूँ कि ये मेरा डाटा बाहर ना निकले, ठीक है, क्योंकि जब आप चैटजीपीटी को अपलोड करें तो आपका डाटा जाहिर सी बात है वहां से थोड़ा बहुत ना लीक हो रहा होता है। तो आप चाहते हो कि भाई मैंने अपना डाटा किसी थर्ड पार्टी मैंने अपलोड नहीं करना, ठीक है। मेरा जो डाटा है वो मेरे पास प्राइवेट है और मैं यहाँ पर ना प्राइवेसी को मैं बहुत ज्यादा इंश्योर करता हूँ कि भाई मेरा जो फैक्ट्री का डाटा है ना वो बाहर ना जाए ताकि किसी कंपेटिटर के पास नहीं चला जाए। ये दो बातें मैंने बता दी, ठीक है। फिर उसके अलावा आप क्या करते हो कि न्यूरल नेटवर्क्स आप ट्रेन करते हो। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क क्या है, आपका डीप लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। आगे चलते हैं, वेयर दिस ऑलरेडी हैपेंस, ठीक है। अब इंडस्ट्री में कहाँ यूज हो रही है, ठीक है, एआई इंडस्ट्री। सबसे पहले प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है कि आपके पास डेटा है, एक मशीन है, वो मशीन के कुछ पार्ट्स फेल हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल, ठीक है। क्या क्या फेल हो सकता है उसका, उसके नट्स बोल्ट्स,
ठीक है, नट फेल हो सकते हैं, बोल्ट फेल हो सकते हैं, शाफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा फेलियर्स आ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर टेंशन्स लग रही होती है, ठीक है? इस केस में जो पार्ट्स होते हैं ना, मैकेनिकल पार्ट्स, ये उनके फेल होते रहते हैं। फिर आपने क्या कहा कि भाई मैं क्या होता है कि जब एक मशीन चल रही है ना, एकदम से उसका पार्ट फेल हुआ, अब वो मशीन रुक गई है, वो मशीन बंद हो गई है। अब आपको क्या है कि आपने उस पार्ट को ना रिप्लेस करना है। जब आप उसको रिप्लेस करोगे तब चलेगी, अगर आप उसको रिप्लेस नहीं करोगे तो वो मशीन दोबारा चलेगी। तो अब आप क्या चाह रहे हो कि भाई आप जितनी देर वो मशीन नहीं चल रही है ना, वो आपका नुकसान हो रहा है वहां पे, ठीक है? आपके जो वो प्रोडक्शन कर सकती थी ना, आपका वो पार्ट फेल हो गया मशीन, तो उसके अंदर आपका नुकसान है। अब आप क्या चाहते हो कि आप कह रहे हो कि मैं ना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की तरफ मूव करना चाह रहा हूँ, कि भाई मैं चाह रहा हूँ मुझे पहले ही पता चल जाए कि भाई इसमें फेलियर आने वाला है, पहले ही उसको ना पार्ट उसका तैयार रखूं और पार्ट को ना फौरन रिप्लेस कर सकूं, ताकि जो उसका जो आइडल आवर्स है ना, यानी जब वो रुकी हुई है, उसको मिनिमाइज किया जा सके और प्रोडक्शन आवर्स को मैक्सिमाइज किया जा सके, ठीक है? अब आप ये करोगे कैसे? सबसे पहले आपको चाहिए उसका डेटा, ठीक है? प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के लिए आपको चाहिए उस मशीन के जो पार्ट्स है ना, जो आपके पास, आप सबसे पहले ऑब्जर्व करोगे पार्ट्स यहाँ पे फेल होते हैं, ठीक है ना? अच्छी तरह आप उसको ऑब्जर्व करोगे। जब आपने ऑब्जर्व कर लिए ये पार्ट्स हो रहे हैं, अब आप क्या करोगे, वहां पे ना सेंसर्स लगा दोगे, ठीक है ना? सेंसर क्या करेगा? सेंसर वहां पे टेम्परेचर मेजर करेगा, क्योंकि आपका पार्ट्स क्यों फेल होते हैं? आइदर उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है या उनको स्ट्रेस ज्यादा आ जाता है, ठीक है? यही वजह होती है ना। तो आप वहां पे क्या कहते हैं, थर्मल सेंसर्स लगा दोगे, या आप कोई और स्ट्रेस का उसका सेंसर लगा दोगे, प्रेशर सेंसर लगा दोगे। वो सेंसर क्या होगा, वो रेगुलरली ना आपको जो डाटा है ना, वो उसका सेंड करता रहेगा। और जब आपको सेंड करता रहेगा ना, वो आपके पास ढेर सारी एक एक्सेल शीट तैयार हो जाएगी, ठीक है? वो आपके पास एक डाटा जो है, वो आपके पास एक इकट्ठा होता जाएगा। फर्ज करो आपने 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने आपने उसको चला लिया मशीन को, और वो आपने डाटा जो है ना, एक तो सेंसर्स का डाटा आपने उसके अंदर डाल लिया, दूसरा ये कि जहां जहां वो फेलियर है ना, आपने वो डाटा भी उसके अंदर डाल लिया एक्सेल शीट के अंदर। एक एक्सेल शीट आपने तैयार कर ली। फिर अब वो जब आपने तैयार कर लिया ना, फिर आपने उसके ऊपर एक क्या करना है, मॉडल तैयार करना है। मॉडल किस तरह हमने डिस्कस किया था, मॉडल क्या होता है, एक फंक्शन होता है जिसके अंदर आप एक इनपुट डालते हो और वो आपको एक आउटपुट दे देता है। तो आपने जो एक एक्सेल शीट अपनी महीनों की मेहनत के बाद आपने तैयार की है ना, उसको आपने एक मॉडल बनाना है, और मॉडल के अंदर से वो आपने वो डाटा पास करना है। जब वो डाटा पास हो गया, तो मॉडल क्या करेगा, उस डाटा को लर्न कर लेगा, और उसके अंदर जितने भी पैटर्न्स हैं, उसकी जितना स्ट्रक्चर है, वो सारा वो सीख लेगा। फिर उससे फायदा क्या होगा कि आप उसको फ्यूचर के अंदर किस तरह आप प्रिडिक्ट, जब आपको फेलियर आना होगा ना, वो आपका मॉडल खुद ही प्रिडिक्शन कर देगा कि भाई अब इसका फेलियर आने वाला है, तो इसको जरा देख लो, इसका पार्ट को रिप्लेस कर दो, या इसको जब फेलियर आएगा तो इसका ही स्पेयर पार्ट तैयार रखो, ठीक है? ये होती है प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस। यहाँ एक बहुत बड़ी एक एप्लीकेशन है। और जो आपकी इंजीनियरिंग, आपकी कोर इंजीनियरिंग, आपकी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, जितनी कोर इंजीनियरिंग की फील्ड्स है ना, सबसे ज्यादा एआई का काम आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर, फिलहाल पाकिस्तान के अंदर तो फिलहाल सबसे ज्यादा इसी के अंदर ही हो रहा है। बाकी जो जनरेटिव एआई वगैरह है, वो बाहर ज्यादा काम है, इधर पाकिस्तान में इतना ज्यादा काम नहीं। लेकिन पाकिस्तान में जो अभी भी काम हो रहा है, वो प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का हो रहा है। सेकेंडली, क्वालिटी इंस्पेक्शन। क्वालिटी इंस्पेक्शन क्या होती है? आपने अक्सर वीडियोस अगर देखी होंगी किसी फैक्ट्री की, तो उन्होंने कैमरा लगाया होता है। फॉर एग्जांपल, ऊपर से रॉ मटेरियल, फर्स्ट करो टमाटर आ रहे हैं ऊपर से, या एप्पल जूस की फैक्ट्री है तो ऊपर उधर से एप्पल्स आ रहे हैं, तो उन्होंने सामने एक कैमरा लगाया होगा, ठीक है? वो कैमरा क्या करेगा, इंस्पेक्शन करेगा कि भाई उसको नजर आएगा, भाई ये जो है ना, एप्पल आ रहा है या कोई भी फ्रूट आ रहा है, तो वो खराब है, तो वो ऑटोमेटिकली उसको डिटेक्ट कर लेगा, और उसका जो दूसरा एक सेंसर लगा होगा, उसके थ्रू उसको रिमूव किया जा सकता है। बेसिकली आप इतना ज्यादा, जब आपके पास क्वालिटी का काम आ जाए ना, अक्सर आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के अंदर जब क्वालिटी इंस्पेक्शन हो रही होती है ना, वो बाय हैंड सारे मैनुअली उसको चेक कर रहे होते हैं, एक एक पीस को। एक एक पीस करने की बजाय आप खुद से अपना एक एआई मॉडल ट्रेन कर लो। अब ये काम वो है जो आप चैट जीपीटी से नहीं करवा सकते, ठीक है? जब आपने क्वालिटी इंस्पेक्शन करनी है ना, फिर आपने उसको ट्रेन करना है, ठीक है, कि ये चीज सही है। आपने मॉडल को खुद बताना है कि ये चीज सही है और ये चीज सही नहीं है। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन वो आपको बहुत बड़ा एक उसका एरिया है। अब यहाँ पे क्या लिखे, एफएमसीजी एंड टेक्सटाइल लाइंस यूज एआई विजन,
ठीक है, AI विजन टू कैश। अब आप यहाँ पे टेक्सटाइल लिखा है, टेक्सटाइल में किस तरह होगा, अब मैं खुद एक टेक्सटाइल में विजिट करने का मुझे मौका मिला अभी थोड़े दिन पहले ही, तो मैं वहां गया तो उन्होंने मैनुअली वहां पे इंस्पेक्शन कर रहे थे। मैनुअल इंस्पेक्शन वहां पे किस तरह करते हैं कि इस तरह एक टेबल, एक ना स्लांटेड सी टेबल बनी होती है, टेढ़ी सी ना टिल्ट शीट से, तो उसके ऊपर ना टेबल के ऊपर एक लाइट लगी होती है नीचे, तो लाइट के ऊपर जब आपका जो लूम के अंदर से जितना कपड़ा बन के आ रहा होता है ना, वो सारा उस लाइट के ऊपर आ रहा होता है, और एक मैनुअल एक वर्कर उसके ऊपर खड़ा होता है जो देख रहा होता है उस लाइट के ऊपर कि यहाँ कहीं एरर तो नहीं आ रहा, कहीं एरर तो नहीं आ रहा। अब वो वर्कर का सारा दिन सिर्फ इसी काम के अंदर जा रहा है। अब क्यों ना आप एक AI मॉडल खुद से ट्रेन कर लो और आप उसको बताओ कि भाई ये सही कपड़ा ऐसा दिखता है, गलत कपड़ा ऐसा दिखता है, क्योंकि AI को आप सिखा सकते हो कि सही चीज ये है, गलत चीज ये है। ठीक है, जब आपने उसको सिखा दिया फिर वो खुद ही आपके लिए ना वहां पे जहां पे डिफेक्ट आएगा ना, वो कपड़ा एक रोल होता है फॉर एग्जाम्पल, और फिर जहां पे भी डिफेक्ट आएगा ना, वो वहां पे कोई अलार्म बजा दे या किसी तरह वो नोटिफिकेशन आपके किसी सर्वर के ऊपर, किसी कंप्यूटर के ऊपर आपके सेंड कर दे कि भाई यहाँ पे ये एरर आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे क्वालिटी का मसला है, तो इसको चेक करें। तो क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर आप बहुत ज्यादा काम कर सकते हो। FMCG मैंने बताया, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, फॉर एग्जांपल नेस्ले, फॉर एग्जांपल कोका कोला, तो ये अपनी ना फॉर एग्जांपल फाइनली बॉटल्स ये आपके लेके जा रही हैं, आपके जो एक बेल्ट लगी है ना, तो बेल्ट के ऊपर एक बॉटल्स आपके पास जा रही हैं, तो किसी बॉटल के अंदर कोई मसला है तो वो सारा आप स्कैन करके कैमरा के थ्रू आप करवा सकते हो, और वो कैमरा के पीछे क्या चल रहा होता है वो AI ही चल रहा था। जिस तरह मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बहुत सारी एग्जांपल्स दी थी कि जो आपका जो फोन के अंदर ऑटो करेक्ट होता है, आपको जो इस किस्म के टास्क होते हैं, ये सारे पीछे AI ही कर रहा होता है। देन डिमांड फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग के अंदर आप AI यूज कर सकते हो। किस तरह यूज कर सकते हो, जो आप डिमांड है वो आपको पहले से पता लग जाए, आपके जो पिछले ट्रेंड्स है। पहला स्टेप जो मैंने बताया, जो मैंने पिछली स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस किया था, वो ये कि आपके डेटा कलेक्शन की फेज पहली फेज है, आपके पास डेटा होगा तो मॉडल बनेगा। सबसे पहला स्टेप और सबसे मुश्किल स्टेप ये होता है कि आपने डेटा कलेक्ट करना है, ठीक है ना, मॉडल बन जाता है। डेटा और क्लीन डेटा, ये नहीं कि कोई भी डेटा, साफ सुथरा डेटा आपके पास अवेलेबल हो फिर आपके पास मॉडल बनता है, वरना आपके पास मॉडल जो है वो सही आउटपुट नहीं देता। ठीक है ना, डिमांड फोरकास्टिंग, आपके पास कितनी डिमांड आने वाली है अगली इन्हीं चीजों की, आप पिछला सारा उसको 6 महीने 8 महीने ट्रैक करो, अच्छा खासा आप उसके डेटा जो है वो कलेक्ट करो, एक्सेल फाइल्स बना लो अपनी। जब वो बन जाए, आपके पास डेटा कलेक्ट हो जाए, फिर उसके ऊपर आप जब यही मॉडल आप ट्रेन करके बना दोगे, अब ये वो काम है जो आप चैट जीपीटी या जेमिनी वगैरह से नहीं करवा सकते। ठीक है ना, वो आपको फ्यूचर में बता देगा भाई इस मार्केट में इतनी डिमांड होने वाली है, तो आपने इतना यहाँ पे प्रोड्यूस करना है, इतना नहीं करना, तो आप ये सारा काम AI से करवा सकते हो। देन फोर्थ, प्लांट एंड प्रोसेस डेटा एनालिसिस। ठीक है, आपके जितने प्रोसेस हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल जो ऊपर लिखी है एग्जांपल, वहां पे आपके पास वीविंग का प्रोसेस होता है जिसमें धागा बन रहा होता है आपके पास, फिर धागे से कपड़ा बन रहा होता है। ठीक है, तो फिर आपके पास वो डाइंग यूनिट होता है जहाँ पे आपके पास कपड़ा डाई हो रहा होता है। जितने प्रोसेसेस है ना, उसके अंदर जितनी उसकी प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन है ना, ये सारी आप AI से कर सकते हो। किस तरह, सबसे पहले आप उसको ट्रैक करो, ट्रैक करने के बाद आप उसको एनालाइज करो, एनालाइज करने के बाद डाटा को क्लीन करो, फिर उसको जब आप एक मॉडल एक ट्रेन करोगे, वो आपके ये सारा जो आपके टास्क है नहीं कर देगा। इसके अलावा बेतहाशा टास्क होते हैं जहाँ AI इम्प्लीमेंट हो सकती है। ठीक है ना, ये मोटे मोटे मैंने बताया। ओके, अब बेसिकली अगर आपने एक AI मैकेनिकल, अब पिछली बार ये क्वेश्चन आया था भाई मैकेनिकल के साथ AI क्यों सीखूं, तो ये सारे जो मैंने 4 बड़ी एग्जांपल्स मैंने बताई है ना प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस की, ये सारी मैकेनिकल से रिलेटेड है। और अगर आपको थोड़ा बहुत AI का नॉलेज होगा ना, तो आप इनके साथ बड़े अच्छे तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, अब जब आप एज अ मैकेनिकल इंजीनियर किसी प्लांट के अंदर जाते हैं, तो नॉर्मली जो AI इंजीनियर्स हैं वो प्लांट के अंदर नहीं होते, बहुत ही कम प्लांट्स हैं ऐसे जहाँ पे हो। तो अगर आपने खुद से कहीं इम्प्लीमेंट करना है AI को, अपना काम ही आपका आसान होगा, और कुछ भी आसान नहीं है, और किसी को इतना फायदा नहीं होगा जितना आपको फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी एग्जांपल्स, ये चारों बड़ी एग्जांपल्स जो है, ये सारी कोर इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है। देन बेसिकली रोल क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले जो मैंने बात बताई कि डेटा, डेटा अगर अच्छा होगा, डेटा आप किस तरह कलेक्ट करोगे कि आपको 4-6 महीने आपको जैसे वो प्रोसेस चल रहा है वैसे ही आपको चलाना पड़ेगा, और सिर्फ आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उसकी रीडिंग्स ले रहे हो, सेंसर की रीडिंग्स ले रहे हो, जो आपकी जो डेली इंस्पेक्शन हो रही होती है, ठीक है, उसके लॉग्स ले रहे हो, फिर आप प्लांट के रिकॉर्ड्स ले रहे हो, जितना भी किस्म का आपका डेटा आपके पास एक्यूमुलेट कर सकते हो, जितना ज्यादा डेटा और जितना ज्यादा क्लीन डेटा, क्लीन के ऊपर ज्यादा फोकस है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 1000
रोज है ना एक एक्सेल फाइल के अंदर, तो 1000 रोज आपकी अगर वो क्लीन नहीं है तो 1000 उतनी फायदेमंद नहीं है जितनी अगर आपके पास 100 क्लीन रोज है, ठीक है ना। वैसे तो 1000 वो थोड़ी रोज है, नॉर्मली जब आपको डेटा आता है तो आपके पास 80,000 1 लाख इतनी रोज आपके पास हो जाती हैं। अगर आप 6 महीने ट्रैक कर रहे हो ना तो इतनी हो जाती हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास एआई आ जाता है। एआई क्या आपके क्या मदद करता है, एआई आपके पास पैटर्न्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करता है कि भाई मेरी डिमांड जो है वो इतनी होगी तो मैं इतना प्रोड्यूस करूं। फिर फ्लैग एनॉमलीज, यानी अगर आपके पास ये डिटेक्शन के अंदर काम आ रहा है, एनॉमली कहते हैं जो चीज हट के हो, यानी तो फ्लैग एनॉमलीज का मतलब है कि अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल आपके पास जूसीज की फैक्ट्री है, तो जूसेस की फैक्ट्री में आपके पास मैंगोज आ रहे हैं, तो एक आधा बीच में खराब मैंगोज आ रहे हैं, तो वो खराब मैंगोज आपके लिए एनॉमलीज हैं, तो आपने उनको रिमूव करना है, तो ये वो डिटेक्ट कर सकता है ना एआई, ठीक है ना। फिर समराइजेस फास्ट, तो आपका जो टेक्स्ट है, आपकी जो चीजें हैं, आपका जो डाटा है, आपका प्लांट के रिकॉर्ड्स, आपका प्रोसेस है, उनको अच्छी तरह से समराइज कर सकता है, ठीक है ना। यू वेरीफाई एंड डिसाइड। अब ह्यूमन इन द लूप, ह्यूमन इन द लूप क्या होता है कि जब आप ये सारा काम एआई से करवा रहे हो ना, इसमें आपको एक मैनुअल बंदे की सिर्फ यहाँ पे जरूरत पड़ती है कि उसने वेरीफाई करना है कि जो एआई काम करके दिया वो ठीक है या नहीं ठीक है। जिस तरह हमने पिछली दफा एक डाटा एनालिसिस करवाया इन्वेंट्री का, मैंने सिर्फ चेक किया कि भाई उसने ठीक किया कि नहीं किया, ठीक है ना। मैंने हल्का सा उसको जो प्रॉम्प्ट स्ट्रक्चर दे दिया उसको, फिर मैंने उसको कहा इस प्रॉम्प्ट को रिफाइन करे। जब उसने प्रॉम्प्ट को रिफाइन करके दे दिया, फिर उसको मैंने क्लाउड को दिया कि भाई इसका डाटा एनालिसिस करो, डाटा एनालिसिस करके दे दिया, मैंने उसको चेक करके बस वेरीफाई किया इसने ठीक किया कि नहीं किया। तो यहाँ आपका जो काम होता है वो बस वेरिफिकेशन का होता है। बाकी आपने मॉडल ट्रेन किया, मॉडल किस तरह ट्रेन होगा, ठीक है ना, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। बस इतना मैंने जो पिछली तो भी समझाया था, मॉडल क्या है, मॉडल एक फंक्शन है, ठीक है, बस इतना याद रखना है। A different way to think about AI. Use AI to move faster on the right task, not to replace your thinking. बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ लिखी है मैंने, ठीक है। एआई को अपनी थिंकिंग रिप्लेस नहीं करने देनी है आपने, ठीक है ना। आपकी जो सोचने की सलाहियत है ना, वो आपके पास रहनी चाहिए। जिस तरह मैंने बात की कि आपने जब प्रॉम्प्ट आपने लिखना है ना, स्ट्रक्चर आपने पूरा करके देना है उसको, कॉन्टेक्स्ट आपने बताना है, ठीक है ना। बाद में इंप्रूवमेंट उससे करवा लेनी है। एआई के अंदर अगर आपने अपनी इन्वॉल्वमेंट कम कर दी ना, तो आपकी आउटपुट गिर जाएगी। जब भी आपने एआई से काम करवाना है ना, आपने खुद अपने बिहाफ पे जो आप मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हो ना, वो आपने डाल देनी है, ठीक है ना। फिर एआई वगैरह उसके अंदर मजीद एफर्ट डाल दे। जब आप इस तरह से चलोगे ना, तो आपके पास जो आउटपुट और आपके रिजल्ट्स होंगे ना, वो कई गुना बढ़ जाएंगे। अगर आप कहोगे ना सिर्फ एआई ही सारा काम कर दे, तो वो फिर उसके पास वो उतनी कैपेसिटी नहीं है थिंकिंग की, उतनी कैपेसिटी नहीं है डिसीजन मेकिंग की। जो ऑटोनोमिटी की बात मैंने बताई ना आपको कि भाई एआई कितना ऑटोनोमस है, तो वो बात बीच में आ जाती है, ठीक है ना। अब सेव टाइम और रूटीन वर्क, ये बेस्ट कहाँ इंप्लीमेंट होती है, रिपीटेटिव टास्क के अंदर। वो टास्क जो बार बार परफॉर्म होते हो, ठीक है ना। आपने कोई टास्क बार बार परफॉर्म करते हो, फॉर एग्जांपल डेली इंस्पेक्शन आप बार बार करते हो, ठीक है ना। आप क्या कहते हैं, आप इंजीनियर हो, आप जनाब सूट टाई पहन के सुबह सुबह पहुंच जाते हो, जनाब मैंने ना देखना है कि जो कल के जो आ रहे थे ना और आज की जो बस आ रही है वो कितनी मैच कर रही है, कितना ये, तो उसको आप बहुत ज्यादा ना एआई के ऊपर भी आप छोड़ सकते हो। वो प्रिडिक्शन करे, आपको पता हो ग्राफ चेंज कर रहा हो, तो फिर आपको जहां अगर फर्ज करो डेली आपको करनी पड़ती थी एफर्ट, आप हफ्ते बाद एफर्ट कर लो वो वाली, ठीक है ना। इस तरह इन्हें वो डिक्रीज की जा सकती है जो आपके रिपीटेटिव टास्क है, ठीक है ना। स्टे इन कंट्रोल ऑफ जजमेंट कॉल्स, ऑलवेज वेरीफाई बिफोर रिलाइंग, ठीक है ना। ये कुछ बातें यहाँ लिखी हैं कि भाई आपकी जो वेरिफिकेशन है, जो ह्यूमन वेरिफिकेशन है, वो बहुत जरूरी है। एआई कैन मेक मिस्टेक्स, ठीक है। एआई फुल कॉन्फिडेंस से आपको गलत चीज भी दे सकता है, ठीक है ना। व्हेन टू रीच एआई एंड व्हेन नॉट, ठीक है। जब कहाँ आपने, आप फर्ज करो एक इंजीनियर हो, अब आप एक फैक्ट्री के अंदर हो, अब आपने देखना कि भाई मैं कहाँ एआई लगा सकता हूँ और कहाँ मुझे नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले मैंने जो पीछे बात बताई, रिपीटेटिव और स्ट्रक्चर्ड टास्क, एक टास्क जो बार बार परफॉर्म किया जाता है। अब इससे फायदा क्या होगा, जब एक टास्क बार बार परफॉर्म किया जाता है ना, उसका डेटा इकट्ठा करना आसान होगा। जो मैंने पीछे स्लाइड्स के अंदर जो बातें बता रहा था ना, वो इसके साथ कनेक्ट होनी थी कि आपका सबसे पहले आपका टास्क क्या है, डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। अब जो काम बार बार परफॉर्म किया जा रहा है ना, उसका डेटा इकट्ठा करना बड़ा आसान होता है, ठीक है ना। उसका डेटा इकट्ठा करना आसान होगा,
जहाँ डेटा इकट्ठा करना आसान है, इसका मतलब वहाँ एआई लगाना भी ज्यादा आसान है, और इसका मतलब वो काम एआई से करवाना भी ज्यादा आसान है, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या है, स्ट्रक्चर होना चाहिए उस टास्क का। तो ये ना हो कि भाई आज ये हो रहा है, कल नहीं हो रहा, आज बीच में ये कंपोनेंट ऐड हो रहा है, परसों नहीं हो रहा, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होना चाहिए टास्क का, तो यहाँ एआई बहुत अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है ना। सेकंड, गेटिंग अनस्टक ऑन अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपके पास अंदर बहुत ज्यादा हेल्प की जा सकती है, ठीक है ना। प्रोड्यूसिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट, जो आपने उसकी फॉर्मुलेशन करवानी है, ठीक है। इन चीजों के अंदर आपके पास एआई है, वो फर्स्ट ड्राफ्ट के अंदर आपके पास, पायलट प्रोजेक्ट्स के अंदर आपके पास बहुत ज्यादा आप उसकी प्रिडिक्शन करवा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई नई मशीन आपने लगवानी है, ठीक है, तो आप एक डमी डेटा, आपके पास जो अवेलेबल प्रोसेस है ना, उसका डेटा आप लो, और आप उसमें एआई के अंदर इतना ऐड कर दो कि कुछ फैक्टर्स, कुछ वेरिएबल्स आप ऐसे ऐड कर दो कि जो नई मशीन आएगी ना, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आप उसके जो एनालिसिस हो सकता है ना कि नई मशीन से इतना फायदा होगा, तो वो सारा भी आप एआई के थ्रू आप करवा सकते हो। नॉट अ गुड फिट, टास्क नीडिंग प्योर जजमेंट, जहां आपको जो क्रिटिकल टास्क है ना, वहां आप एआई के अंदर इतनी आसानी से आप रिलाई नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाई स्टिक्स वेरिफिकेशन, डीप ओरिजिनल प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। जब आपके पास एक बहुत ही लॉन्ग एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम आपके पास एग्जिस्ट करती है ना, कि भाई काफी देर से एक मसला है और बड़ा क्रिटिकल मसला है, तो उन चीजों के अंदर आप एआई के अंदर बाद में जाएं, उनको सॉल्व करने के अंदर है उस तरह के भी सोल्यूशन है, लेकिन उनकी तरफ बाद में जाना चाहिए। पहले आप जो शुरू जहां से करना है ना, वो रिपीटेटिव और स्ट्रक्चर टास्क। आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में भी देखो ना, आपके पास ऐसे टास्क आप ढूंढ सकते हो, रिपीटेटिव टास्क जो आप एआई के थ्रू आप करवा सकते हो, जो आप मूव ऑन कर सकते हो जिनसे ना। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो डेली आपके जो रूटीन वर्क है, ठीक है ना, उसके अंदर आपने तलाश करो भाई कौन कौन सा टास्क है जो मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, खुद मुझे एआई से करवाना चाहिए। अब एआई से करवाना चाहिए, क्या मुझे इसके लिए जो एग्जिस्टिंग एलएलएम्स है, जो चैट जीपीटी है, जेमिनी है, क्लाउड है, क्या वो मेरा ये काम कर सकते हैं? ठीक है, तो उनसे करवा लो, ज्यादा बेहतर है। अगर नहीं कर सकते, तो किस तरह मैं एआई एजेंट किस तरह खुद बना सकता हूँ? एआई एजेंट बनाना इतना कोई मुश्किल काम नहीं है, अगर आप यूट्यूब पे कोई भी अच्छे नहीं देख लो। हम थोड़ा सा अपने अगले सेशंस के अंदर डिस्कस करेंगे कि एजेंट क्या चीज होती है और किस तरह बनाते हैं, लेकिन जिस तरह मैंने बताया कि आज का सेशन जो है ना, वो ज्यादा नॉन टेक्निकल ही है, तो मे भी अगला सेशन और उससे अगला सेशन थोड़ा टेक्निकल सेशन हो, लेकिन आज का मैंने ना जान के जरा नॉन टेक्निकल ही रखा था, जरा थोड़ी बातें ही हैं, ठीक है ना। अ क्विक गेट चेक, ठीक है ना। इज दिस टास्क रिपेटिटिव? मैंने फिर बताया, पीछे दोबारा आ गई वही बात कि क्या टास्क रिपेटिटिव है, स्ट्रक्चर्ड है, और जस्ट अ फर्स्ट ड्राफ्ट, ठीक है ना। अगर वो वाकई रिपीटेटिव है, ए कैन हेल्प यू मूव फास्टर, यूज इट, देन रिव्यू द रिजल्ट, ठीक है ना। लर्न ऑन योर ओन एक्सपर्टीज, इफ यू डू यूज ए, वेरीफाई क्लोजली, ठीक है ना। अगर आपने फर्स्ट टास्क करना है, तो आप उसको पहले एक्सपर्टीज को अपनी ही नहीं यूटिलाइज करो, फिर आप एआई को यूज करो और उसको वेरीफाई लाजमी करो। देन फॉर एवरीडे कैटेगरीज, ठीक है ना। समराइजिंग डेंस मटेरियल, ठीक है ना, ये आपके एवरीडे यूज आ गए एआई के, ठीक है ना, ये मैंने थोड़े से लिखे थे। तो समराइजिंग डेंस मटेरियल, टर्निंग लॉन्ग पेपर्स, मैनुअल्स और रिपोर्ट्स, ये तो आप बड़े अच्छे तरीके से करवाते हो ना, कि समराइज करवा रहे हो भाई, ये सीपी आ गई हमारे पास, इसको हमने समरी करवानी है, अब इसको सर हम आपकी समझ नहीं स्क्रीन शो आएगी। नहीं होगी। अब हो रही है? जी अब हो रही है। वो स्लाइड जब आगे करो ना, मेरे ख्याल में एक साइड के लिए ब्लैक में चला जाता है। अच्छा खैर, फोर एवरीडे कैटेगरीज, या बड़े अच्छी तरीके से करवाते होगे। एक तो समराइज करवाना, आपको सीपी मिल गई तो आपने उसको समराइज करवा लिया, आपको कोई डॉक्यूमेंट समझ नहीं आ रही तो आप बड़े अच्छे तरीके से करते होगे। ऑर्गेनाइजिंग एंड क्लीनिंग डेटा, ठीक है। आई डोंट नो अब हम ये कितने लोग करते होंगे, लेकिन तो ये करता हूँ ऐसे। खैर, मुझे मेरे पास स्प्रेडशीट्स, जब आप अपना एसडीपी या एफवाईपी शुरू करोगे ना, तब आप ये बहुत ज्यादा करोगे, आपके पास डेटा होगा और आपको डेटा क्लीन करना, मैंने हो नहीं रहा से, तो जब आप एफआईपी करोगे तो आप बहुत ज्यादा एक्सेल शीट्स के साथ जहां आप काम ज्यादा कर रहे हो, वहां पे आपको करवाने की जरूरत पड़ेगी। देन एक्सेलरेटिंग कोडिंग एंड डीबगिंग, ये भी आप बहुत अच्छी तरीके से भी आप करते होगे। जो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल से नहीं है और जो इस किस्म के डिपार्टमेंट है जिनका कोड से ज्यादा वास्ता रहता है, मेरा अपना रहता है क्योंकि मैं खुद काफी ज्यादा कोडिंग करता हूँ, तो डीबगिंग के अंदर कोड के एरर्स फाइंड करने के अंदर एआई बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है ना। जनरेटिंग फर्स्ट, ठीक है ना। फर्स्ट ड्राफ्ट यानी पहले आप एआई से आपने करवा दी, इसका स्ट्रक्चर कर लो। ये भी आप बहुत ज्यादा करते हो जब आप सीपी बनाते हैं, रिपोर्ट्स लिखा है,
तो लैब रिपोर्ट्स जब आप बनाते होगे, आप कहते हो कि भाई लैब रिपोर्ट का सेशन ये है, मुझे एक स्ट्रक्चर बना दो, वो कुछ देता होगा आपको, फिर आपने उसको ठीक करके आप उसको सबमिट करा देते होगे। तो ये टास्क भी आप बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म करते होगे। द कॉमन थ्रेड AI एंड यू। AI क्या करती है, हैंडल्स द फर्स्ट पास, और इसको करना भी यही चाहिए, ठीक है ना। AI को पूरा उस लूप के अंदर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना, पूरा जो इसकी, क्योंकि मैंने आपको ऑटोनोमस की जो बात डिस्कस की थी ना, कि उसका जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है जितनी आपकी है, ठीक है। तो आपने उससे उतना ही काम करवाना, अगर आप उससे ज्यादा उसको काम दोगे ना, तो वो उसके अंदर फिर hallucinate कर देगा, ठीक है ना। देन AI फर्स्ट पास हैंडल करेगा, आपने करना उसको जज करना है। कैटेगरीज, ठीक है। अब एक वही जो पिछली जो हमारे पास सेशन के अंदर डिस्कस की थी, जो कैटेगरीज, उसी को थोड़ा डिस्कस करें कि जनरल चैट AI, ठीक है। जनरल चैट AI जिस तरह चैट जीपीटी, क्लॉड, जेमिनी, ठीक है ना, बेस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन, ड्राफ्टिंग। देन आपके पास AI पावर्ड सर्च आ जाती है। AI पावर्ड सर्च के अंदर आप क्या होता है, तो परप्लेक्सिटी, ठीक है, AI असिस्टेड स्प्रेडशीट्स, कोडिंग असिस्टेंट्स। यार एक मिनट रुको जरा ना, यूजेबल विदाउट पेइंग ए रुपी, ठीक है। यही सिंपल स्लाइड्स हैं, मैं जरा थोड़ा आगे जाकर मैं वो छोर भी दिखाना चाह रहा हूँ। व्हाई यू मस्ट वेरीफाई, ठीक है। प्लॉजिबल बट रॉन्ग, मटेरियल प्रॉपर्टी, यूनिट कन्वर्जन, द ओनली हैबिट टू बिल्ड, ठीक है। ऑलवेज क्रॉस चेक AI आउटपुटिंग इज टेक्स्ट बुक डेटा शीट एंड हैंड कैलकुलेशन, ओके। essential to efficiency mindset, ओके, ठीक है। अच्छा, अब यार मेरे ख्याल में ये जो चीजें है ना हमने डिस्कस कर ली, मेरे ना समझ दिमाग में कुछ और आइडिया है, मैं ना आपको कुछ डायग्राम्स दिखाता हूँ। अब डायग्राम्स हमने कर लिया, अब सबसे पहले मैं दिखाता हूँ AI डेवलपमेंट वर्क फ्लो। मेरे ख्याल में ये आपके ज्यादा अच्छा होगा, देखना। ये आ गया, स्क्रीनशॉट। सर। अच्छा जी, जो हमने पीछे डिस्कस किया ना, ये वही चीज है, ठीक है ना। बस ये डायग्राम बनी हुई है, ये डायग्राम स्लाइड्स में भी डाल देनी चाहिए थी, लेकिन चलो यहीं से देख लेते, ठीक है ना। अब की स्टेजेस ऑफ AI डेवलपमेंट, मैंने जिस तरह बताया कि सबसे पहला काम क्या होता है, आपके पास एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कि आप लगा कहाँ सकते हो। आप आइदर प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस के अंदर लगा सकते हो, आप उसकी डिमांड के अंदर लगा सकते हो, आप क्वालिटी इंस्पेक्शन के अंदर लगा सकते हो, या फिर आप किसी भी और चीज के अंदर, आप जहां प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर ली, जहां आप इसको लगा सकते हो, किसी भी एज एन इंजीनियर, किसी फैक्ट्री के अंदर, किसी भी जगह के अंदर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। देन सेकेंड स्टेज आती है हमारे पास डेटा प्रेपरेशन। डेटा प्रेपरेशन किस तरह होगा कि आपने 4-6 महीने आपने उसका डेटा जो है वो कलेक्ट करना है। जब आपने 4-6 महीने डेटा कलेक्ट कर लिया, तो आपके पास ढेर सारे एक्सेल पॉइंट्स आ गए। डेटा कैसे कलेक्ट किया, आपके उसके ऊपर सेंसर आपने लगाए हुए थे जो मशीन के ऊपर लगे होते हैं अक्सर, जो उसका टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेसेस जो आपके किसी कंपोनेंट अंदर आपके हो रहा था, वो सारे आपको बता रहा था। डेटा उसने आपको दे दिया। देन डेटा प्री प्रोसेसिंग, मैंने आपको क्या कहा था कि खाली डेटा से करनी है, डेटा को आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, डेटा को क्लीन करेगा। डेटा को क्लीन करने से क्या मुराद है, डेटा को क्लीन करने से ये मुराद है कि आपने जो डेटा है उसके अंदर जितनी डुप्लीकेट, जितनी जितना रोज है भाई, जो मतलब ये है कि फर्ज करो एक रो उसमें 0 0 0 डाला है सारा, मतलब वहाँ पे है नहीं, डिलीट कर दो रो को। तो इस तरह जो खराब डेटा आपने उसको आइडेंटिफाई करना, डिलीट कर देना है। जो आपके साफ सुथरा डेटा आ गया, आपने वो डेटा फिर करना है। मॉडल सिलेक्शन कैसे करोगे, सिलेक्शन ऐसे करोगे, आप पहले देखोगे कि ये कौन सा मॉडल बेहतर है, ठीक है ना। वो मॉडल जो हमने पिछली स्लाइड्स में डिस्कस किए, मैं आपको दिखाता हूं पिछली स्लाइड में, ये पिछले सेशन वाली स्लाइड है, लास्ट वाली, एक सेकंड में आपको शो होती है, ये वाले, एक सेकंड मुझे तब शो होगी। ये जो मॉडल्स पिछले सेशन में डिस्कस जो लिखे हुए हैं, क्यों नहीं है? लीनियर हो जाती है मेरे ख्याल में, एक सेकंड लगेगा। जी डन है।
वो 1 सेकंड लगता है उसको। तो बेसिकली आपके पास मॉडल्स हैं, जो लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, आपने इनमें से सिलेक्ट करना होता है कि आपने कौन सा मॉडल लगाना है, कौन सा एल्गोरिथम लगाना है, डिसीजन ट्री लगाना है, रैंडम फॉरेस्ट लगाना है। अब डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं। अब एक 4 सेशन की वर्कशॉप पर हम एक नहीं कि हम एक देखें, क्योंकि एक-एक के ऊपर 1-1, 2-2 घंटे का सेशन आपको यानी इसके ऊपर दरकार है। तो हमने सिर्फ उसको नाम से, मेरा काम है आपको फ़ैमिलियराइज़ कराना, ठीक है? तो आपने ये करना था, इन बेसिस पे ना कोई मॉडल सेलेक्ट करना होता है बेस्ट लगे, ठीक है ना? चैटजीपीटी से भी पूछ सकते हो कि कैसा मॉडल लगना है। आपको सिर्फ प्रोसेस का एक वर्कफ्लो का ना एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ, ठीक है? जब आपने मॉडल सेलेक्ट कर लिया, फिर आपने मॉडल को ट्रेन करना है। मॉडल ट्रेन हो गया, मॉडल ट्रेन के बाद आपके पास उस मॉडल को इवैल्यूएट करना है। यानी आपने देखना है कि जो आपने मॉडल ट्रेन की है, वो आपका ठीक मॉडल ट्रेन हुआ कि नहीं। बाज़ दफ़ा आप 2-3 मॉडल्स आपको ट्रेन कर रहे होते हो और फिर देख रहे हो जो है सबसे अच्छा होता है ना, वो आप उसके अंदर लगा देते हो। जब वो मॉडल हो गया, करना है डिप्लॉय। डिप्लॉय का क्या मतलब है, आप उसको वर्किंग के अंदर ले आओ। वर्किंग के अंदर क्या है मतलब, वो अपना जो काम जिसके लिए आप उसको ट्रेन किया, वो परफॉर्म करना शुरू कर दे। जिस तरह चैट जीपीटी आपके पास डिप्लॉयड, ठीक है? इसी तरह आपके क्या कहते हैं, मॉनिटरिंग आ जाती है, मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस। कि आपने देखना है कि क्या वो ठीक कर भी रहा है ना। तो आपने टाइम देख के जो वो रेलेवेंट है कि नहीं है। हो सकता है डेटा से चेंज हो जाए, कोई नई प्रोसेस इम्प्रूवमेंट आप ले आओ, ये चेंज है, वो भी मॉडल प्रोड्यूस करवानी है ना। में एक आएगा, ठीक है, वही चीज लिखी है। ओके, ठीक है, ये भी वही चीज लिखी है, लेकिन डिफरेंट तरीके से लिखी है। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है, प्रॉब्लम डिफाइन करने के, आपने कौन सा प्रोसेस के अंदर आप उसको लगाना है। सेकेंडली, आपने आइडेंटिफाई जो है उसका सोर्स आपने करना है, ठीक है। थर्ड, आपने बताना है कि भाई मैंने कौन सा मॉडल लगाना है, चूज टेक्नोलॉजी, चूज एल्गोरिथम, ठीक है ना, चूज मॉडल, देन ट्रेनिंग, देन आपके पास टेस्ट एंड इम्प्रूव, देन इम्प्लीमेंट, आपने जो है उसको वर्किंग के अंदर ले आए, देन चेक रिजल्ट्स, आपने चेक करना है आपके रिजल्ट्स किस तरह लगना है। आप चाहे आप कोई बड़े लेवल के ऊपर मॉडल बना रहे हो, चाहे छोटे लेवल पे बना रहे हो, प्रोसेस सेम है, ठीक है ना। आपका मॉडल जो है वो इम्प्लीमेंटेशन में इसी तरीके से आएगा और इसके अलावा कोई शोर नहीं आएगा, ठीक है। चाहे आप चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी भी इसी तरह डेटा लो। तो बेसिकली जो आज जो सेशन था उसका मेन काम है ना, वो वर्कफ्लो समझाना है, क्योंकि ये वर्कफ्लो समझना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं प्लान कर रहा हूँ कि एक छोटा-सा एक मॉडल ना हम ट्रेन भी करके देख लें। बिल्कुल छोटा-सा करेंगे जिसमें ज़्यादा हमारे पास कोड ना लिखने के लिए हो, या मैं कोई टूल देखता हूँ जिसमें हम बगैर कोड के भी कर सकें। तो मेरे ख्याल में कोई ना कोई टूल मिल जाएगा। तो हमने जो नेक्स्ट सेशन है ना, मेरा प्लान है कि हम कोई ना कोई मॉडल देख लें। तो इसलिए मैं क्या कहते हैं ज़्यादा ना ये वर्कफ्लो के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब वर्कफ्लो की कोड डायग्राम देख लेते हैं। ये मुश्किल सी है, इसको लेने ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये भी है, बेसिकली ये भी वही बात आ गई, आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, जहां भी आपने लगाना है उसको आइडेंटिफाई, राइट टेक्नोलॉजी, राइट, ठीक है ना, राइट मॉडल, ठीक है। अब इन द मॉडल, ठीक है, मॉनिटर एंड वेब मॉनिटर, ठीक है ना, जहां पे आपने उसको यूज करना है, मेंटेन द एआई मॉडल, ठीक है ना। बस हम यहाँ between different models. और मगर ये है, ये बेसिक मॉडल की डायग्राम है, ठीक है। एक चीज और दिखाता हूँ मैं आपको, सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग।
ये एक न्यू कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ, ठीक है। सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, ठीक है। ये वाली डायग्राम में लग रहा है अच्छा शो करेगी, हाँ ठीक है। अब एक चीज मैं पहले उससे डिस्कस कर लूं, लेबल्ड वर्सेस अनलेबल्ड डेटा क्या होता है। लेबल्ड डेटा वो होता है जिसमें क्लियर लेबलिंग मौजूद हो, बल्कि इसकी भी डायग्राम निकालता हूं मैं। बेसिकली लेबल डेटा क्या होता है, लेबल डेटा में ये होता है कि आप जो डेटा है उसको क्लियरली आप लेबल कर देते हो, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल किसी डॉग की तस्वीर है ना, तो आप उसके साथ लिख देते हो कि ये डॉग है, फिर ये डॉग है, ये डॉग है, ठीक है, ये कैट है, ये भी कैट, कैट क्लियरली डिफाइन कर देते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास मैंगोज की तस्वीर मौजूद है ना, किसी किसी को ग्रीन होगा, थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा छोटा होगा, तो आपने क्लियरली डिफाइन कर दिया भाई ये कैटेगरी किसके लिए है। जहां आप क्लियरली डिफाइन कर देते हो कैटेगरीज, उसको लेबल डाटा। जहां आप क्लियरली डिफाइन नहीं करते हो उसे कहते हैं अनलेबल डाटा, ठीक है। अब यहाँ पे इस इमेज के अंदर देखें तो यहाँ ये इसको डॉग, इसको भी डॉग लिखा हुआ है, इसको भी कैट लिखा है, इसको भी कैट लिखा है, इन दोनों में फर्क है। देखो आप एज अ ह्यूमन तो फर्क इसका आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन एक एआई मॉडल जो है उसको आपको बताना पड़ता है भाई ये फर्क है इसके अंदर और ये दोनों सेम चीजें ही है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्क क्या है, यहाँ पे 18 इसकी तस्वीर देख के कह रहा है कि भाई है, और इसकी तस्वीर देख के कह रहा है भाई 14 पाउंड है। ये इसको ये कह रहा है उसको कैटेगरी इसके अंदर डिफाइन कर रहा है। इसी तरह इसको 12 पाउंड वाली कैटेगरी में डाल रहा है, इसको 9 पाउंड वाली में डाल रहा है। यहाँ आप क्लियरली कैटेगरीज डिफाइन कर दो उसको कहते हैं लेबल डाटा, जहाँ कैटेगरीज ना डिफाइन करो उसको कहते हैं डाटा, ठीक है। यहाँ पे अगर अच्छा अब सुपरवाइज में क्या फर्क है, पहले वो डायग्राम कर लूं, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास लेबल डेटा होना चाहिए, ये सबसे पहले इसकी शर्त है कि अगर आपने सुपरवाइज लर्निंग में काम करना है तो आपके पास लेबल डेटा, अगर आपको लेबल डेटा ऑटोमेटिकली आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि आपको अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ जाना है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास क्लियरली क्लासेस डिफाइन होती हैं, क्लासेस यानी कैटेगरी है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल एक कैट की कैटेगरी है जिसमें ढेर सारी कैट्स होंगी, कैट की तस्वीरें होती हैं या कैट के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन हो सकती है, लेकिन वो कैटेगरी डिफाइंड है कि कैट के बारे में या इसमें डॉग की इंफॉर्मेशन नहीं आ सकती। इस तरह फॉर एग्जांपल एक एलिफेंट या एक स्पैम नॉन स्पैम, ठीक है ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल कि स्पैम नॉन स्पैम आपके जो ईमेल होते हैं वो आपके पास जो है एक फोल्डर आपके पास डिफाइन होता है, वो आपके पास चेक कर रहा होता है, उसके पीछे भी एआई ही लगा होता है। आपको जो जीमेल है ना सिंपल, उसके अंदर भी एआई लगा होता है जो आपके कॉन्स्टेंटली चेक कर रहा होता है कि ये आपके पास स्पैम या नॉट स्पैम है, ठीक है। जो स्पैम होता है उसको स्पैम फोल्डर में डाल दिया जाता है और जो नॉन स्पैम होता है वो आपको शो कर देता है, ठीक है। अब सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है कि आप एक लेबल डेटा लेते हो और फिर उसके ऊपर एआई मॉडल ट्रेन करते हो। मॉडल ट्रेन करने के बाद आपके पास जो नया जो आपके पास मॉडल निकल के आता है ना, वो क्या करता है, वो उसको किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फिट करने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल आपने क्या किया, आपके पास ढेर सारी ई मौजूद है, अब आपने किया, आपने एक मॉडल ट्रेन किया, जिस मॉडल ने क्या किया कि भाई उसके अंदर जितने पैटर्न्स है ना वो सारे लर्न कर लिए। जब उसने लर्न कर लिया ना तो आपने, वो मॉडल क्या करेगा, वो मॉडल आपको बताएगा फ्यूचर में कि जो आपका नया ईमेल आ रहा है ना ये स्पैम है या नॉट स्पैम है, ठीक है। जो स्पैम होगा वो स्पैम वाले फोल्डर में डाल देगा, जो स्पैम नहीं होगा वो आपको शो कर देगा। ये काम कौन करेगा, ये मॉडल करेगा, ठीक है। अब दो कैटेगरीज भी हो सकती है, दो से ज्यादा कैटेगरीज भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट कैटेगरीज की आपके पास उसके मॉडल ट्रेन किया गया है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट एनिमल्स जैसे कैट है, डॉग है, एलिफेंट, लाइन, कोई भी डिफरेंट एनिमल्स है और आपके पास ढेर सारी तस्वीरें मौजूद है एनिमल्स की। अब आप जब उसको सारी एक ऐसे ट्रेन मॉडल को आपने वो सारी तस्वीरें दे दी तो वो मॉडल क्या करेगा, वो सारा कुछ सारों को ना अपनी रेलिवेंट कैटेगरीज के अंदर डाल देगा कि ये तस्वीर कैट की कैटेगरी में जानी चाहिए, ये तस्वीर आपके
जो है डॉग की कैटेगरी में जानी चाहिए, लाइन की कैटेगरी में जानी चाहिए, ये इस कैटेगरी में जानी चाहिए। तो वो सारी कैटेगरीज में डालने वाला काम जो है ना, इसको कहते हैं सुपरवाइज लर्निंग वाला काम। और इस सुपरवाइज लर्निंग वाले काम के अंदर ना आपके पास स्पेशल मॉडल्स होते हैं, यानी सुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स डिफरेंट होते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग के मॉडल्स डिफरेंट होते हैं। अब चलते हैं अपनी पिछली स्लाइड्स के अंदर। ये इस स्लाइड के ऊपर जितने भी मॉडल्स लिखे हैं ना, ये सारे सुपरवाइज लर्निंग के मॉडल हैं, ठीक है। और इस स्लाइड के ऊपर जो के मींस क्लस्टरिंग लिखा है ना, बस एक ही लिखा है यहाँ पे, वो नीचे डीप लर्निंग के मॉडल्स हैं वो डिफरेंट है। ये जो एक मॉडल लिखा है ना, ये अनसुपरवाइज लर्निंग का मॉडल है, ठीक है। ये मैंने पहले बात नहीं बताई थी आपको पिछले स्लाइड में, क्योंकि कंफ्यूज ना हो जाते, तरतीब से सीक्वेंस से लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अनसुपरवाइज क्या होता है? अनसुपरवाइज में कोई भी क्लियर कैटेगरी डिफाइंड ही नहीं होती, ठीक है। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ जो है ना, कैट है ना, कैट के नीचे लिखा हुआ है ये कैट है, एलिफेंट के नीचे लिखा हुआ एलिफेंट है। अब इसमें यहाँ पे क्लियरली हो सकता है यहाँ पर भी कैटेगरीज, लेकिन यहाँ पर लिखा नहीं होता क्लियरली। हम उसको मॉडल को एक्सप्लिसिटली नहीं बताते कि भाई ये कैटेगरी, ये चीज इस कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो मॉडल क्या करता है? मॉडल उसके अंदर सिटीज फाइंड करता है कि भाई ये इससे मिलती जो, जब वो इससे मिलती होती है फिर वो ग्रुपिंग कर देता है। इसमें ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि भाई एक ग्रुप, ये ग्रुप ए, देन ग्रुप बी, देन ग्रुप सी, ठीक है। सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, इंपॉर्टेंट चीज है और इसको समझ आनी चाहिए थी आपको। अब ये मुझे बताओगे किसी को नहीं समझ आई, इसमें भी क्वेश्चन बताओ, ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ये हमने नेक्स्ट टाइम जब हम मॉडल ट्रेन करेंगे छोटा सा, तो उसमें हम देखेंगे भी इसको। किसी को नहीं समझ आई, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, मैं मेरा भी बताता हूँ। अब लेबल डेटा मेरे ख्याल में समझ लगी। लेबल डेटा इसमें लेबलिंग हुई हो, क्लियरली मेंशन्ड हो कि ये इस कैटेगरी में बिलोंग करता है, और अनलेबल डेटा इसमें बिलोंग ना करता हो। जब आपके पास लेबल डेटा होगा तो ऑटोमेटिकली आपने सुपरवाइज लर्निंग की तरफ जाना है, और आपके पास जब अनलेबल डेटा होगा तो आपने अनसुपरवाइज लर्निंग की तरफ, ठीक है। ये एक बड़ा क्लियर आपका डिफरेंस था। अब मैं बताता हूँ। ठीक है, और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई और अच्छी एग्जांपल मिल जाएगा तो। हाँ, ये आपके पास आ गया लेबल डेटा, ठीक है। ये आपके पास लेबल डेटा आ गया, ठीक है। लेबल क्लियरली इसके अंदर आपके पास सर्कल्स को लाजमी लेबल किया होना चाहिए, ठीक है। उसमें करता है आपके पास क्लासिफिकेशन कर देता है। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। बस ये लास्ट चीज मेरे ख्याल में डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे। एक्सक्यूज मी सर, हाँ, लेबल डाटा में ये चीज़ भी आती है कि एक्सेल शीट में जितने भी कॉलम्स हैं उनकी ऊपर हेडिंग्स ज़रूर होनी चाहिए। यस, हाँ, ये चीज भी आती है। जब भी हम लेबल डेटा के हम कर रहे होते हैं ना, चलो मैं एक चीज और दिखाता हूँ आपको, उससे आपको ज्यादा क्लियर समझ लगेगी। मैं बताता हूँ। इनपुट वर्सेस आउटपुट कॉलम, मेरे ख्याल में इस तरह वो सही दिखाएगा, शायद ये लिखना चाहिए मुझे। ओके, और ये मुझे एक अच्छी चीज मिल गई, लेकिन मैं ये ढूंढ नहीं रहा था, लेकिन मुझे मिल गई अच्छी चीज। मैं एक मिनट दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब हमारे पास दो तरह के टास्क होते हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन का टास्क, एक होता है रिग्रेशन का टास्क। ये बात उससे रिलेटेड है, तो मैं आपको जरा ये पहले बता देता हूँ। क्लासिफिकेशन में क्या होता है? क्लासिफिकेशन में ये होता है कि आप, जो मैंने पहले बताया ना कि आपके पास एक लेबल डेटा होता है,
लेबल डेटा के ऊपर क्या होता है कि लेबल, जब आपको पता लगे ना आपके पास एक लेबल डेटा है, और इसके अंदर ये बात भी आती है कि आपको जो कॉलम्स है उसके हेडर होने चाहिए, लेकिन बेसिकली हम उन हेडर्स की जब बात कर रहे हैं ना, ये भी लेबल डेटा के अंदर आते हैं, लेकिन हम जो मेनली लेबल डेटा से मुराद ले रहे हैं ना, वो ये है कि आपके आउटपुट आपकी लेबल में है कि नहीं है। अब आउटपुट लेबल में है या नहीं, ये क्या मतलब, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल स्पैम या नॉट स्पैम। अब आपने क्या किया, आपने आउटपुट देखने की, आपको आउटपुट क्या चाहिए, ठीक है। आप इधर ईमेल है तो ईमेल के अंदर आपको क्या ही आउटपुट चाहिए होगी, आपको यही बताना होगा ना कि यहाँ ये स्पैम है या नहीं है, तो आपने आउटपुट को देख लिया, ठीक है। मैं बल्कि ना वही जो उसके अंदर पहले वो तस्वीर जो आ रही है वो देखता हूँ। या मैं फिर आपको ना ट्रेन टेस्ट समझा देता हूँ। मैंने ट्रेन टेस्ट ना अगली बारी के लिए रखा था कि वो जब आपको मॉडल करने लगेगा जाऊंगा, लेकिन ये मैथ्स ने क्वेश्चन पूछ लिया ना, तो मेरे ख्याल में अब ट्रेन टेस्ट पीरियड समझाना जरूरी है। मेरे ख्याल में ये ट्रेन टेस्ट पीरियड, हाँ ये वाली सही समझा रहा है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना डेटा किस तरह अवेलेबल होता है, ठीक है। डेटा आपके पास इस तरह अवेलेबल होता है, ये फॉर एग्जाम्पल ये आप कह लो एक्सेल शीट है, बहुत ज्यादा नीचे तक भरी हुई है, ये आपकी एक्सेल शीट है सारी ओरिजिनल डेटा। एक्सेल शीट में क्या होती है, आपके पास ढेर सारे कॉलम होते हैं, आपके पास एक आउटपुट कॉलम होता है, ठीक है। अब हम डिफाइन कैसे करते हैं ये स्पैम है या नहीं स्पैम है, हम उसके अंदर कुछ कीवर्ड ढूंढ रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल ये वेरिएबल्स है हमारे, एक्स एक्स जो है ना हमारे पास वेरिएबल है, वाई आउट हमारी, ठीक है। अब हमारे पास वेरिएबल 1 है, ट्रू वेरिएबल 2 है, ये पाया जाता है उसके अंदर, वेरिएबल 3 है, अगर ये भी मिल जाता है, अगर ये 3 उसके अंदर मौजूद होती है तो हम क्या कहते हैं, यस इट इज अ स्पैम, ठीक है ना। अगर फर्ज करो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, हम कहते हैं नो, ठीक है ना। यानी जो हमारे पास बात मैं बताना चाह रहा हूँ ना, वो इसके जो आंसर है ना, वो किसी कैटेगरी में या किसी आउटपुट के बाइनरी के अंदर आ रहे होते हैं। यानी यस नो यस नो यस नो, हमने सिर्फ आउटपुट वाले को देखना है, जो बाकी सारे कॉलम्स है ना, ठीक है, उसको कहते हैं स्ट्रक्चर डेटा, उसको लेबल डेटा नहीं कहते। जो मैं इस बात कर रहा ना कि आपके जो एक्सेल के कॉलम्स आपके पास मौजूद होने चाहिए, तो वो मौजूद होना आपके पास स्ट्रक्चर डेटा के अंदर आता है, डेटा के अंदर नहीं आता, ठीक है। उसको कहते हैं कि आपके पास हर कॉलम है, वो हर वेरिएबल है, उसका एक स्ट्रक्चर मौजूद है कि नहीं है, ठीक है ना। अगर वो स्ट्रक्चर मौजूद है, आपके पास लेबल्स भी है, ठीक है ना। लेबल क्या होता है, क्या ट्रू फॉल्स, ठीक है। या फिर कैटेगरीज, आपके पास 5 कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारी ये वाली रो है ना, ये फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करती है। ये मैं एक्चुअली मैंने अभी डाटा कोई डाउनलोड नहीं करके रखा हुआ, तो वो मैंने अगले सेशन के अंदर टास्क रखा हुआ था, तो उसमें आपको ज्यादा अच्छी तरीके से ना रिवाइज करवा दूंगा मैं ये, ठीक है। तो आपके पास ये जो सेकंड रो है, इसके अंदर फर्ज करो ये तीसरी थर्ड कैटेगरी, यहाँ 3 लिखा होगा, यहाँ पे 4 लिखा होगा, यहाँ पे फिर 1 लिखा होगा, यहाँ पे 5 लिखा होगा, यहाँ पे 2 लिखा होगा, तो यहाँ पे कैटेगरीज डिफाइन की है, ठीक है। अब जब ये कैटेगरी आपकी डिफाइन कर देना, फिर आपका एआई का काम क्या होता है, 2 तरह के काम होते हैं। आइदर जो आपका मॉडल है वो क्या कर रहा होता है, वो कैटेगरीज प्रिडिक्ट कर रहा होता है। यानी उसको आपने एक तस्वीर दिखाई और उसने कहा ये तो भाई कैट की तस्वीर है, इसको कैट वाली कैटेगरी में डाल दो। ये खराब सेब की तस्वीर है, उसको खराब सेब वाली कैटेगरी में डाल दो। ये फ्रेश मैंगो की तस्वीर है, इसको फ्रेश मैंगो वाली कैटेगरी में डाल दो। तो बेसिकली जो आपका प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस का काम हो रहा था वो सारा इसी से रिलेटेड होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मॉडल क्या कर रहा है, उसने आपने कुछ तस्वीरें उसको दी, उसने उनको प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद उनकी रेलेवेंट कैटेगरी में डाल रहे हैं, ठीक है ना। इसको कहते हैं क्लासिफिकेशन मॉडल। रिग्रेशन में क्या होता है, आपने उसको एक्सेल फाइल या किसी तरह का फाइल डेटा दिया और उसने आपका जो डिमांड प्रिडिक्शन वाला काम है ना, वो रिग्रेशन का काम है। जिस तरह लीनियर रिग्रेशन मैंने पिछली बार ही समझाया था कि भाई वो आपका स्ट्रेट कर्व की लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन होती है आपके पास जो आपकी प्रिडिक्ट कर रही होती है। तो इसी तरह किसी तरह की लाइन आपको प्रिडिक्ट कर रहा है, जिस तरह फ्यूचर में स्टॉक की प्राइस प्रिडिक्ट करना या इस किस्म का, उसको कहते हैं रिग्रेशन का मॉडल, ठीक है। आपने चूंकि मॉडल नहीं बनाया तो मुझे लगता है आपके लिए थोड़ा इमेजिन करना
कि जब मॉडल आप देख लो कि मॉडल बनता किस तरह है, क्लासिफिकेशन किस तरह है, डिटेक्शन किस तरह है, तो फिर ज्यादा आसान होगा। लेकिन अभी जरा जितना ग्रास्प कर सकते हो कर लो, हम थोड़ा रिवाइज दोबारा करेंगे, ठीक है ना। अभी जितनी समझ आ रही है ना उतना समझने की कोशिश करो बस, ठीक है। अब ये पिछली जो हमने बहुत सारी डिस्कस की, इनपुट डाटा, ठीक है। इनपुट डाटा आपके पास टेक्स्ट में हो सकता है, इमेजेस में हो सकता है, नंबर्स में हो सकता है, वॉइस डाटा अवेलेबल हो सकता है। आपने ये मॉडल से आपने आउटपुट निकाल ली, ठीक है ना, आउटपुट की सही आ रही है, तो उसने क्या किया, आपको मॉडल ने बीच में इतने सारे कनेक्शंस हैं, इसके कनेक्शंस में क्या कर रहा है, इसको लर्न कर रहा है। बेसिकली ये न्यूरल नेटवर्क की आपके पास डायग्राम है, इसके सारे कनेक्शन को लर्न कर रहे हैं, डीप लर्निंग के अंदर है। तो फिर आपने किया, आउटपुट आ गया, आउटपुट में आ गया, प्रिडिक्शंस आ गई, रिकमेंडेशंस आ गई, सारी चीजें आपके पास जो है वो मॉडल की आउटपुट्स हैं जो आप टास्क का उसे करवाना चाह रहे हो। क्या होता है कि आप जितना उसको क्लासेस के अंदर डालना है, कितनी कौन सी कैटेगरीज में डालना है। प्रिडिक्शन वाला आपका रिग्रेशन का काम होता है, बाकी रिकमेंडेशन वाला काम भी आपका, जो मैंने पिछली दफा बताया था कि सजेशन रिकमेंडेशन होती है, वो सारी इसी के थ्रू होती है। और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट लास्ट थिंग, ठीक है। अब ट्रेन टेस्ट स्प्लिट हम आखिरी चीज हम आज कह रहे हैं, ठीक है ना। अभी पता नहीं आपको समझ लगती है कि नहीं। मैंने आपको जिस तरह पहले बात बताई ना कि आपके पास ये वेरिएबल्स हैं, जो आपके पास वेरिएबल है ना, तो एक आउटपुट है, यानी इन तीनों की बेस के ऊपर आपने ये डिसाइड करनी है, इन तीनों की बेस के ऊपर आपने एक आउटपुट डिफाइन करनी है। यानी फॉर एग्जांपल एक ईमेल के अंदर ये 3 लफ्ज अगर पाए जाए ना, तो मैं कहता हूँ इसको स्पैम में डाल दो, ठीक है ना। अगर इस ईमेल के अंदर, अगर इस टेक्स्ट के अंदर ये चीज पाई जाए ना, तो मैं कहता हूँ ये भाई ये प्रॉब्लमेटिक टेक्स्ट है, इसके अंदर कोई मसला है, तो मैं इसको ना इस स्पैम वाली कैटेगरी में, या इसको फ्लैग कर देता हूँ किसी तरह ना, तो इस कैटेगरी में डाल दो, ठीक है ना। जब हम एक ए मॉडल करते हैं ना, हम क्या करते हैं, हम इसको टुकड़ों में कर देते हैं, ये 2 टुकड़े हुए हैं। हम जितने इसको जो वेरिएबल है ना वो अलग कर लेते हैं, और आउटपुट वाले वेरिएबल अलग कर लेते हैं। अब जो लेबल डाटा को मैथ्स ने क्वेश्चन पूछा था ना, वो ये है कि लेबल्स आपके आउटपुट के अंदर एग्जिस्ट करने चाहिए, कि आपकी जो आउटपुट वाला कॉलम है ना, उसके अंदर लेबल्स होने चाहिए, ठीक है। हमने बेसिकली ये इनको वेरिएबल्स को अलग कर लिया और आउटपुट वाले कॉलम को अलग कर लिया। आउटपुट वाला कॉलम और वेरिएबल आए कहां से हमारे पास, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में आ सकता है। मैंने जिस तरह पहले बताया ना कि जब आपने एक मशीन का जो प्रिडिक्टिव फेलियर एनालिसिस करना है, तो आपने ये करना है, ढेर सारा उसका डेटा आपने करना है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट सेंसर्स की इनपुट्स आपने सेव करनी है अपने पास, तो वो बेसिकली वही चीज है। फॉर एग्जांपल सेंसर 1 से ये डाटा आई जा रहा है यार, 6 महीने आपने डाटा उसको कलेक्ट कर लिया, आपके पास क्या कहते हैं 10,000 रोज हो जाती है 6 महीने के अंदर एक सेंसर से, ठीक है ना। एक सेंसर से कम दिन में 5 दफा तो मेरे ख्याल में लेते ही है रीडिंग। तो एक सेंसर से ये आ गई, दूसरे सेंसर से ये आ गई, आपने एक बड़ी मशीन जो लगाई उसमें 20, 25, 30, 40, 50 सेंसर तक भी हो सकते हैं बहुत, अगर आपके पास। अभी एक में कंप्रेसर मैंने देखा था अभी थोड़े दिन पहले, उसमें मेरे ख्याल में कोई 40 सेंसर लगे हुए थे। ये नहीं इतने सेंसर होते हैं, ठीक है ना, ये बड़ी मशीन के अंदर इतने सेंसर होते हैं। तो वो सेंसर का आपके सारा जितने सेंसर है ना, उतने आपके पास कॉलम्स आ जाएंगे, वो सारे आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना, उनको कुछ ना कुछ इफेक्ट है। लेकिन जब आप उनकी वैल्यूज को सम करोगे, जब उनकी वैल्यूज को एड अप करोगे ना, तो आपके पास एक आउटपुट कॉलम आ जाएगा। तो आपने वो वेरिएबल्स वाली डाटा अपने एक्सेल शीट में लगा कर लेना है, आउटपुट वाला डाटा आपने लगा कर लेना है। इसको कहते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, ठीक है। या आपने डाटा क्या किया, वो लगा कर लिया, ये लगा कर लिया, फिर आपने एक और स्प्लिट करना होता है। वो स्प्लिट करना होता है, आपने जो 80% डाटा है ना, आपने सिर्फ मॉडल को वही देना है, बाकी का डाटा आपने नहीं देना, ठीक है ना। जब आपने ये सारा डाटा है ना, आपने फॉर एग्जांपल 1, 2, 3, 4 रोज आपने दे दी, 2 रोज आपने छुपा ली, ठीक है ना, 2 रोज इधर से भी छुपा ली वेरिएबल्स में से भी, और 2 रोज आपने ना इसमें से भी, यानी आउटपुट वाले में से भी छुपा ली, ठीक है ना। इसका फायदा क्या होगा, ये फायदा होगा कि आप बाद में इसको यूज करोगे जब आपने मॉडल को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट करने का मतलब कि उसकी परफॉर्मेंस को देखने के कितने एक्यूरेट आंसर्स दे रहा है, ठीक है। तो आपने बताया कि ये एक्स और वाई आपने लगा कर लेने, जितने भी एक्स है, 40 एक्स है, 50 है, जितने भी वेरिएबल्स है वो आपने लगा कर लिए। सेंसर का डाटा होगा, किस डाटा हो गया, लॉग्स हो गए, वो आपने लगा कर लिए, आपने ना इस तरह अलग कर लिया। फिर आपने इस तरह भी हॉरिजॉन्टली भी स्प्लिट करना है। स्प्लिट क्या करोगे, आपने जो ऊपर चीज
मैक्सिमम डेटा आपका ट्रेन होना चाहिए, थोड़ा सा डेटा आपका 10% या 20% डेटा आपका टेस्ट में जाना चाहिए, टेस्टिंग करते हुए काम आएगा। ठीक है, ये आपकी लास्ट चीज थी। तो आज का थोड़ा सा ना थ्योरेटिकल था और मेरे ख्याल में काफी लोगों के ऊपर से भी गुजरा होगा, मुझे लगा। तो खैर बेसिकली आज थोड़ा समझाना, क्योंकि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा प्लान कर रहा हूँ कि आपको ना एक मॉडल आपको एक बता दूं कि होता है एक्चुअल में चलती है किस तरह चीजें। तो जितनी आपको समय लगी है उतना ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट जब एक मॉडल थोड़ा बहुत ट्रेन कर लेंगे तो मैं कोई तरीका ढूंढता हूँ कि कोड के बगैर आप मॉडल थोड़ा ट्रेन करके दिखा दूं, तो फिर हम साथ साथ ट्रेन करेंगे। तो अभी किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई किसी ने कोई बात वैसे डिस्कस करनी है, कोई भी? किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। I guess all clear. Thank you so much, Muhammad Zikriya Tariq, for today's session. And I guess this is the end. Thank you so much, all, for attending. Okay. Okay, thank you.